अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला नावल कैसा लगा, क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं इसका सीज़न 2 स्टार्ट करूँगी। तो अगर आप इसका सीज़न 2 पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बलाल ने ठंडे यह पानी की बाल्टी दोनों पर उल्ट दी तो पूरे तहने में अचानक उनकी चीखों से गूंज उठा। भूख प्यास से वो नडाल थे। 2 दिन से कुछ भी ना मिला था, ना खाने को ना पीने को। अब तो जैसे सांसें निकलने की थी। फिर से उसे होश की दुनिया में बुला लिया। दोनों को वहां से खोलकर उनके बेजान वजूद को कुर्सी पर बांधा, तब भी वो दोनों में कोई भी मजामत ना हुई। बलाल, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है। मेरी जान का कमीना मामू 2 दिन से भूखा प्यासा है। शायद ने कुछ एहसास दिल से टेबल की दूसरी साइड पर उनके मुकाबले रखी चेयर पर बैठकर कहा था, जिस पर फवाद और उसके आदमी की बेजान आंखें चमकी। हाँ सर, मैं भी आपकी तकलीफ में शरीक हूँ। जाहिर है रहमदिल इंसान हो। आलम नहीं, कहते हुए एक कहका लगाया, पर फवाद का तो बुरे से बुरा हाल हो गया था आलम लफ्ज पर। आलम कहाँ? सूखे गले से अटक अटक कर आवाज निकली। खौफ उसके पूरे वजूद में समा गया। चेहरे पर मौत के साए लहराने लगे। हा 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 हा, डरो नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। उसकी हालत देखकर शायरी को लगा कि बगैर कुछ के ही वो मरने वाला है, इसलिए कहका लगाकर तमसर से गोया हुआ। तब जाकर फवाद की अटकती हुई सांसें रवां हुई। भूख लगी है? शायरी ने कुछ नरमी से पूछा। टेबल पर रखे हुए उनके लजरते हाथों पर नजरें जमाई। हाँ, फवाद से पहले उसका आदमी बोला, जिस पर फवाद ने होंठ बींच लिए। बलाल दिलचस्पी से उसका चेहरा देख रहा था, खासकर फवाद के आदमी का। जाओ बिलाल, ले आओ। शायरी के हुक्म पर वो सर को हम देता हुआ वो कुछ ही देर में प्लेट में पके हुए मसालेदार गोश्त भरकर लाया और उनके आगे रखा, जिसमें से अभी तक थोड़ी थोड़ी बू आ रही थी। शायरी नाक पर हाथ रखकर चेयर को पीछे खसका गया। आज उसका मूड काफी खराब था, इसलिए अपने हाथ से कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना चाहता था। तो उसने आलम की तरफ से भेजी गई डिश में फवाद की मौत का पता डालकर खुद हाथ साफ कर गया। वो कैसे इन्हीं हाथों से परी का छूता, जो काफी बेरहम थे। इसलिए वो अपने हाथों को आइंदा के लिए साफ ही रखना चाहता था। बाकी जो उसकी जानब पर नजर डालता या उसके पाक वतन पर नजर डालता, उसकी आंखें नोचने में देर नहीं लगाता, एक पल के लिए भी सांसें ना रहने देता। बिलाल ने फवाद के सामने प्लेट रखी और दूसरी उसके आदमी के सामने रखी तो शायरी बोला, इस नमूने को अपने हाथ से हैंडल कर लो, मेरी थोड़ी हाथदारी के बाद, ठीक है? कहकर उसके आगे से प्लेट उठाई, जिस पर से वो तरसे और नासमझी से देखते रहा। फवाद ने दर्द करती गर्दन अकड़ा कर अपने आदमी को देखते हुए गोश्त का एक टुकड़ा मुंह में डाला, जैसे वो तरसता हुआ देखता रहा। फवाद को उसमें से बूझ सी आने लगी, पर भूख में वो हजम कर गया। बलाल को तो उल्टियां आने वाली थी। एक दरिंदा दूसरे दरिंदे का गोश्त नोच रहा था। ये सीन ही बड़ा दिलचस्प लगा था शायरी को। उसके एक नवाले से अंदर दर्द की लहर उठी, जैसे सारे आजाद निचोड़ ले हों, और दूसरे अपने आदमी की तरसी निगाहें देकर उसे तकलीफ देने के चक्कर में खुद को फना कर रहा था। तीसरे नवाले पर दर्द की शिद्दत से आंखों में आंसू आ गए। पूरा वजूद नीला हो गया था। मुंह नाक से फव्वारों की सूरत में खून बहने लगा। आंखें धुंधला सी गई थी जब फना करने वाली आवाज कानों में गूंजी, तुम्हें पता है किसका फ्राई गोश्त खा रही हो? हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता? मैं ही बता देता हूँ, अपने बास का। कहने के साथ ही दोनों के कह के गूंजे। शायरी ने बिलाल को इशारा किया तो वह उसे कुर्सी से घसीट कर तहने के एक कोने में पटका, जहां पर वह हूं हूं करता हुआ जमीन पर तड़पने लगा। बस कुछ ही तड़पने वाली सांसें बाकी थी और वह दुनिया से रुखसत। फवाद की हालत पर उसके आदमी के खौफनाक चीख तहने में गूंजी। जब शायरी अपनी नजर झुक कर उस आदमी की तरफ मुड़ा, उसे पता था कुछ पल में भी उसका काम तमाम था। जैसे जैसे शायरी के हाथों में हरकत होती गई, वैसे वह नीम मुर्दा सा घुरघुराने लगा था। आखिरकार वो आवाज भी दम तोड़ गई। रात के 12 बजे वह सजे हुए मलक विला में दाखिल हुआ। मुलाजम यहाँ वहाँ पहले अपने अपने काम सारे अंजाम दे थे। घर के तमाम अफराद अपनी अपनी थकन को मिटाने के लिए अपने अपने रूम में थे। आज से वो ज़्यादा था। अब सिर्फ फर्ज और मर्ज जो से लगा था वही रह गए थे, जिन्हें अपनी आखिरी सांसों तक सांसों से जोड़कर वह चलता हुआ सीढ़ियां तय करते अपने रूम में आया और फ्रेश होकर किचन में एक कप कॉफी का बनाकर चेपा बैठा तो सिप लेते उसकी आंखों के सामने मिलता जुलता मंजर लहराने लगा, जिस पर संजीदा चेपा मुस्कुराहट खिलौटी। उसकी याद पर अन्नाबी होंठ मुस्कुराने लगे। कितना फर्क था उस परी और आपकी में। पहले तो उसकी आवाज नहीं निकलती और अब वो बेखौफ हर जवाब दे देती थी। वो जिद भी करने लगी थी,
जैसे जैसे वो अपनी आदतें बदल रही थी, शायरी को और खुद में जकड़ रही थी। उसके दिल और दिमाग पर जंजीर डाल के अपने से कैद करने लगी थी, जो उसके सिवा कुछ सोचना नहीं चाहता था। काफी का आखिरी सिप लेते उसने कप टेबल पर रखा, जिसे मुलाजमत ने उठाकर वॉश करके रख दिया। वो ब्लैक ट्राउजर सफेद हाफ स्लीव शर्ट में काफी हैंडसम लग रहा था। हाफ स्लीव में उसके कसरती बाजू नुमाया थे। बुरी आंखें शदीद बेसब्री से उस तक पहुंचने के लिए उकसा रहे थे। दरवाजे पर पहुंचकर उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला, जो बगैर आवाज के खुलता गया। वो अंदर दाल होकर दरवाजा लॉक करता, मुड़ा तो चेहरे पर परेशानी के तासर नमाया हुए। जहां पड़ी सोफे पर बैठे बैठे सोई हुई थी, सर लड़क कर नीचे को आ रहा था। ग्रीन नफीस स्लीवलेस ड्रेस में फुल कोने तक मेहंदी लगाए बारू का जोड़ा बनाए हुआ, जिसमें से निकलती शरीर लिटे चेहरे को चूम रही थी। और वो दुनिया जहाँ से बेगानी सो रही थी। शायरी को उसका ऐसे सोना जरा भी पसंद आया और ना ही समझ, पर कुछ तो जरूर दिमाग में होगा जिसकी वजह से वैसी तकलीफ में सो रही थी। उसने माथे पर बल पर हाथ फेर कर परी तक पहुंचा और कंधे से पकड़कर सोफे की पूछ से आस्था से उसका सर टकाया। इस दौरान वो काफी करीब हो गया था, इतना कि दोनों के सांसें एक साथ उलझ रहे थे। उसकी मदम नरम गरम सांसें शायरी खुद पर महसूस करता बेहोश होने लगा था। वो और उसके करीब होता, नाक उसकी नाक से मिस करने लगा। उसकी बुरी आंखें परी की आंखों को देखी थी, जिसमें लजरिश हो रही थी। बदन में होती कपकपाहट उसे अपने हाथों पर महसूस हो रही थी। मुझे पता था रात को भी आप थे, इसलिए मैं भी जागती रही चोर को पकड़ने के लिए। वो बगैर आंखें खोले हुए घबराते हुए बड़बड़ाई। शहरिया उसकी बड़बड़ाहट सुनकर मुस्कुरा दिया और दूर होकर उसके साथ बैठा। अच्छा, तो जानम आज चोर को पकड़ने के लिए जाग रही हो, मतलब ब्रेव गर्ल। अब तो मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ खींचता, दूसरा हाथ उसकी नाजुक कमर में डालता हुआ मैंने हेजी से गोया हुआ। परी आंखें मीचे हुए सांसें रोके हुए उसके सीने से आ लगे। कब से जाग रही हो जानम? उसके चेहरे से आवारा लिट्टू को कान के पीछे करते हुए गंभीर आवाज में बोला। अभी आपके कंधे से पकड़ने पर। वो झुकी नजर से बोलते सीधा उसके दिल में उतर रही थी और उसके गुलाबी कांपते हुए पंखुड़ी नुमा होंठ उसे बेखुद काट गए थे। और शायद ने उसके होंठों को फोकस में लिए हुए आहिस्ता से अपने लब्बों से छूने लगा। उसकी अचानक गुस्ताखी पर पड़ी सूरत टमाटर होती हुई चेहरा मोड़ गई थी और खुद को सुबाने लगे। हनी कुछ देर उसके चेहरे को देखते वो जज्बातों से चूर उसका सर अपने कांधे पर रखते हुए कान में सरगोशी में पुकारा। जी। परी शायरी की बारी आवाज में पुकारने और खुद के बेहद करीब करने पर घबराती हुई बोले, मुझसे एक प्यार कब करोगी? आहिस्ता से उसके बालों को खोला, जिस पर परी अपनी गर्दन पर उसकी उंगलियों का लम्स महसूस करती सिमट से गए। मुझे नींद आ रही है, वो घबराती हुई बोली और उससे दूर हुई। और शायरी उसकी बात घुमाने पर मुस्कुरा दिया। पर परी की फटी हुई हैरान नजरें फिर अपने कसरती बाजू पर देखकर उलझने लगा। जब वो हैरान परेशान सी बोली, आप कितने मोटे हैं? वो कांपते हुए हाथों से उसके बाजू को छूती हुई बोली और फिर अपने नाजुक गुलाबी बाजू को देखने लगी। शायरी समझ कर नरम तासरात से उसके हैरान चेहरे को देखने लगा। दिल तो कर रहा था कि कह के लगाए, क्यों तुम्हें मोटा शहरियार पसंद नहीं? उसे बाजू में उठाए बेड पर लाया और दूसरी तरफ खुद लेटकर उसका रूह अपनी तरफ करके शरारत से बोला, नहीं। वो लड़कियां हंसेगी मुझ पर कि मेरा शोहर मोटा। मैंने और हूर ने ड्रामे देखे थे, उसमें लड़कियां हंस रही थी और मैं भी, हूर भी। और उसे समझाती कुछ शर्मिंदा सी हुई, कहीं बुरा ना मान ले, इसलिए हूर का भी बताया, अगर मेरे चैनल पर कोई हंसे तो बताना, ऐसा हाल करूंगा कि सारी उम्र याद रखेंगे। वो अपनी हंसी दबाने के लिए गहरा सांस लेता कुछ संजीदा सा गोया हुआ। पर अब मेरा तो कुछ नहीं हो सकता ना, ऐसी सारी उम्र मोटा ही रहूंगा, इसलिए अब हंसती हुई लड़कियां मुझ पर तुमसे प्यार नहीं करती। वो परेशान हुआ, चेहरे पर मायूसी से फैली, जिसे परी देखकर शर्मिंदा सी हो गई। आई एम सॉरी, आप बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे, आप बिल्कुल भी मोटे नहीं। मैं देखो मोटी होगी, देखो। वो उठकर बैठती हुई अपने बाजू परेशानी से सामने करती उसकी मायूसी को दूर करने लगे, जिस पर शायरी अपना कहकर दबा ना सका और मुंह पर हाथ रखकर दिल खोल कर हंसा और परी उसके सहर अंगेज कहके में खो सी गई। वो बगैर पलके झपकाए उसको देखने लगी। उसके दिल ने एक बीट सी मिस की, जिस पर उसने अपना मेहंदी से सजा हुआ हाथ रख दिया। कितना खूबसूरत लग रहा था ना हंसते हुए एक मुकम्मल हसीन मर्द। अचानक वो रुका और परी की तरफ देखा, जो बगैर पलके झपकाए उसको देख रही थी। अगर जानम ऐसे देखोगी ना तो टैक्स लगेगा तुम पर, और अभी तो शायद लग भी चुका है। शरारत से कहने के साथ उसे बाजू से पकड़कर अपने ऊपर गिराया और उसे बेड पर डालकर खुद ऊपर झुका, जब परी हड़बड़ाकर अपने चेहरे हाथों में छुपा लिया। आप देखते हैं मुझे ऐसे तो टैक्स नहीं लगाती,
وہ ہفکی سے بولی، اچھا تو لگا لیا کرو ٹیکس، میں پورا کرنے کے لیے تیار رہوں گا ہر وقت۔ وہ زور میں نے لہجے سے بولتا ہوا پڑی کا حل خوش کر گیا۔ آپ ہٹے۔ وہ ایک ہاتھ منہ پر رہتی معصومیت سے بولتی، دوسرے ہاتھ سے اسے پیچھے کرنے لگی، جس پر وہ بھی مدھم سا کہکا لگاتا ہوا پیچھے ہوا۔ اچھا چھوڑو ان سب کو، یہ بتاؤ کھانا کھایا تم نے؟ ہاں۔ پری اس کے پوچھنے پر پچھلا واقعہ یاد کرتی حواس پاتا سے بولتی، دوسری طرف اپنا رخ موڑ گئے۔ شاعر بھی مسکراتا ہوا اس کا سر اپنے بازو پر ڈال کر کان میں سرگوشی سے بولا، گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ۔ پھر اس کے کان کو چوم لیا۔ پری سمٹتی ہوئی آنکھیں موت گئی اور کچھ ہی دیر میں دونوں ایک سنگ ایک ہی راستے پر رواں تھے۔ فراس ولا کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ نوشین اکیلی ملازموں کے ساتھ ہی گن چکر بنی ہوئی تھی۔ سفیان نے اپنے روح کو حور کی پسند کے مطابق ہر چیز کو سجایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی نرالی تھی اور اسے پتا تھا کہ وہ اپنی چشمش کو بہت ہی ستانے والا ہے اور اس چکر میں اپنا اللہ ہی خیر تھا۔ خوش لگ رہی ہو؟ حسن کے پاس بیٹھتا ہوا مسکراہٹ دبا کر چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ ہاں بہت۔ وہ بھی کچھ بے شرمی سے آنکھ دبا کر بولا، بڑے ہی کوئی بے شرم بندے ہو۔ اب اس میں شرم کیوں کروں؟ شرم کے لیے میری جانوں ہی کافی ہے اور شرم سوٹ بھی اس پر کرے گا، نہ کہ مجھ پر۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، جہاں تک مجھے یاد ہے بابے کے ٹائم آپ کے پورے دانت باہر تھے۔ کہکا لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگا اور پیچھے حسن بھی ہنستے ہوئے بولا، دیکھ لوں گا تمہیں بچو۔ بابی ماں آپ اپنے شوہر کو سمجھائیں، ایسے ہی بچے کے پیچھے پڑ گیا اور کہہ رہا تھا زیادہ پیار دے کر میری چڑیل بیوی کی طرح اسے بھی میری طرح سر پر نہ بٹھا دینا۔ وہ معصوم شکایتی انداز میں نوشین کے پاس بیٹھ کر بولتا ہوا دونوں کے بیچ مزید لڑائی پیدا کر گیا۔ نوشین اس کی بات سن کر آنکھیں پھاڑے بیچکنی اور صدمے سے حسن کو دیکھنے لگی اور وہ بیچارہ سفیان کو کوستا ہوا نہ کرنے لگا۔ تم چھوڑو سے سیفی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی باتوں پر دھیان دینے کی۔ تم ہوش لو، بات اس سے میں پوچھتی ہوں کون چڑیل ہے اور کس کو سر پر بٹھایا ہوا ہے؟ وہ ایک ہفتے بڑی نظر حسن پر ڈالتے سفیان کا سر پر ہاتھ رکھتی بولی اور سفیان جی حضور سے سر کو ہم دیتا اور ایک نظر پرچھان سے حسن پر ڈال کر سیٹی بجاتا وہاں سے چلا گیا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا بچے، اچھی خاصی سیٹنگ خراب کر دیا۔ وہ غصے سے دانت پیس کر بڑبڑایا جو نوشین نے واضح سن لی تھی۔ کیا کرو گے ہاں؟ وہ غصے سے بولتی وہاں سے اٹھ کر ناراضگی سے چلی گئی۔ پیچھے حسن اڑے اڑے کرتا رہ گیا۔ یہ کون سی مصیبت سے پنگا لینے چلا تھا، الٹا خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دے۔ عالیہ بیگم اور آئمہ بیگم مہمانوں کے ساتھ ہی میرج ہال میں موجود تھی۔ مشال پری اور حلیہ کے ساتھ ہی پارلر میں تھی۔ تاراب اور حسن بارات کے ساتھ آئے تھے۔ حماد صاحب، احمد صاحب اور فراز صاحب تینوں ہال میں موجود تھے۔ لڑکیاں بارات کی انتظام میں پھولوں کی تھال ہاتھ میں لیے ویلکم کے لیے کھڑی تھے۔ ہر طرف خوشی ہنسی کلکلاہٹ گونج رہی تھی۔ لوگ بے صبری سے بارات کے انتظار میں تھے۔ جب ہر طرف شور سا اٹھا، بارات آ گئی۔ شہریار اور سفیان، حسن اور دارا باقی سب کے ساتھ کسی ریاست کے مغرور شہنشاہ کی آن بار رکھتے حال میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے ان پر پھول برسنے لگے اور یہ پھول احمد صاحب اور احمد بیگم کے اندر بھی برس رہے تھے۔ احمد صاحب تو خوشی سے نہال ہو رہے تھے اپنے سپول پر اور فراز کا بھی یہی حال تھا۔ وہ خوش ہوتے اپنے لاڈلے بیٹے کی خوشی کی دعا کرنے لگے۔ الطاف صاحب اپنی بیٹی کی قسمت پر فخر کر رہے تھے اور آئندہ خوشحال زندگی کی دعا کرنے لگے۔ چھوٹا تھا مصطفیٰ مہمانوں کے بیچ ایک سیپا چیپا بیٹا خاموش ہو گیا تھا۔ اب اسے پتا تھا اس کی بہن بہت ہی دور ہو گئی ہے اور اسے دور کرنے والے ملک ملا کے لوگ ہیں۔ بس یہی اس کے دماغ میں گردش کر تھا۔ جب آئمہ بیگم اس کے قریب آئے، اس کا ماتھا چوم کر اسے اپنے ساتھ لے کر گئی۔ داراب اور حسن 3 پیس سوٹ میں بہت ہی ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ شہریار بھی بلیک 3 پیس سوٹ میں پہنا ہوا تھا۔ سفیان نے گولڈن شیروانی پہنی تھی۔ چاروں کی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ ہر کوئی دیکھتا ہوا آنکھ چبکنا بھول گیا تھا۔ شہریار بے صبری سے اسٹیج پر بیٹھا پر یہ کہ پریا کے انتظام میں تھا اور سفیان کا بھی یہی حال تھا۔ دونوں کو جتنی جلدی ہوتی سب ان کا اتنا ہی امتحان لے رہے تھے۔ اوف، یہ کیا لگتا ہے کہ آج شیر الو بن گیا۔ پھر سے اس کا کزن شہریار کے سر پر تھا۔ سفیان ہنسی دباتے سنجیدہ ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا پر دل میں ہوتی ہوئی خوشی کی وجہ سے مسکراہٹ کو روکنا محال ہو گیا تھا۔ مچھر صبر سیکھ، پتہ لگ جائے گا کون الو ہے اور کون شیر۔ وہ ایک مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے لفظ کو چبا چبا کر بولا۔ اس کی بات پر سفیان کہہ کر لگا اٹھا تھا تو سب ہنس پڑے اور وہ اس کا کزن بھی زبردستی مسکراہ لیے ہوئے شہری اور سفیان سے ملتا ہوا اسٹیج سے اتر گیا۔ یہ کہاں رہ گی؟ سفیان بڑبڑایا، آ جائے گی بچے، صبر۔ بلا نے سن کر ہنستے ہوئے کہا جس پر وہ آنکھ دبا گیا تھا اور تینوں ہنسنے لگے۔ حسن نوشین کو منتیں کر رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کہا پر وہ تو سنے تو۔ گردن اکڑا کر اس نے اگنور کرتی ہوئی عالیہ بیگم کے ساتھ تھی۔ وہ بیچارہ سفیان کو دیکھتا کہ کہہ دے کہ میں نے ایسے نہیں بولا، اشاروں سے سمجھانے لگا پر سفیان صحیح ٹائم کے انتظار میں تھا کہ خود کا کام بھی ہو اور اس بیچارے کا بھی۔ نوشین نے اورنج کلر کا بھاری لہنگا پہنا ہوا تھا، ساتھ ہی خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ سے حسن کو بے چین کرتی، اپنی ہفا سی نظر پر ڈالتی ظلم کی انتہا پر تھی پر نوشین اس کی حالت پر دل ہی دل میں خوب مزے لے رہے تھے۔
फिर दुल्हन आ गई का शोर मचा तो सब उनकी तरफ हुई, जहां सूरज नगीनों और कुंदन से जुड़े बारी खूबसूरत लहंगे में घूंघट लिए आयमा बेगम के सारे फूलों की बरसात में खड़ी पड़ी कपकपा रहे थे। घबराहट उसके जान लेने के करीब थी। सूरज हाथों की हथेलियां पसीने से नम थी। अगर आयमा बेगम का सहारा न होता तो शायद आज यहीं पर पड़ी होती। हूर आलिया बेगम के साथ ही गोल्डन बारी नगीनों से जड़वे लहंगे में गोल्डन ही बारी दुपट्टे से घूंघट किए हुए दुल्हन मेकअप में सच की हूर लग रहे थे। घबराहट तो थी पर पड़ी जैसा हाल नहीं था। वो तो आने वाले टाइम रोने जैसी थी और ये मिशाल और दराब थे जिन्होंने उसे संभाला हुआ था। दोनों आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ ही कदम उठाती मूवी और फूलों के साथ ही स्टेज पर पहुंची। जब शहरिया ने मोहब्बत से परी के सामने हाथ किया और परी अपना लजरता कपकपाता हुआ सुर हाथ उसकी चोरी हथेली पर रखा और शहरिया सरशार सा होकर उसे अपने साथ स्टेज पर बिठाया। फिर सफियान ने हूर के सामने हाथ किया जिस पर हूर ने मेहंदी से सजा हुआ हाथ रखा, पर सफियान यहाँ भी बास न आया। उसके नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ का दबाव डालकर अपने साथ मोहब्बत से बिठाया। उसकी हरकत पर वो सुरह लब बीच कर गए। ये तो सफियान सिर्फ उसे ऐसे सताने के लिए कर रहा था, वरना अंदर में वह कितना होश था उसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता था। मिशाल पर्पल बाड़ी लहंगे में खूबसूरत मेकअप के साथ ही दराब की नजरों का मरकज बने हुए थे। उसे बार बार चक्कर आते जिसका जिक्र वो किसी से नहीं करती। अगर किसी से जिक्र करती तो ऐसे सब परेशान हो जाते, इसलिए वह खामोश थी। क्या हुआ है मिशी, तबीयत ठीक है तुम्हारी? दराब के साथ एक जगह बैठता हुआ हाथ थाम कर प्यार और फिक्रमंदी से पूछ लगा। वो कब से उसका मुरझाया हुआ चेहरा देख रहा था। हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही बैठ गई, जल्दी से बोले। पर मुझे तो नहीं लग रहा। दाराब उसके बुझे हुए चेहरे को देखते हुए बोला, नहीं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकन हो रही है। वो उसे बहाना बनाकर टालने लगी। अगर काफी थकी हुई हो तो कहो तुम्हें घर छोड़ाऊं, कुछ देर रेस्ट करने के बाद वापस आती हैं। नहीं दाराब ऐसे ठीक हो, बस थोड़ा बोला है। पर अब आपके पूछने पर ठीक हूँ। वो जबरदस्ती मुस्कुराती उसे यकीन दिलाने लगी, जिस पर थोड़ी कामयाबी हो गए थे। अगर तुम कहती हो तो ठीक है, पर मुझे पता नहीं क्यों तसल्ली नहीं हो रही। उफ दाराब, आप बिना कसम से बाल की खाल उतार देते हैं। वह मुस्लिम हफ्के से बोले, जिस पर वह मुस्कुरा दिया। तुम काम क्यों रही हो जानम? शारिया उसके सुर नाजुक हाथ को अपने हाथ में लिए उसकी कपकपाहट महसूस करता पूछने लगा। उसकी बापा बड़ी लब काटते हुए नफी में सर हिलागी। अब क्या बताती क्यों कपकपा रहे थे? तुम मेरे साथ चलना चाहोगी अभी यहाँ से? उसने आयशा से सरगोशी में पूछा। कहाँ? परी एकदम घबराती बोली। वहां जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे। वो फिर बोला, मुझे नहीं आना। वो सिर्फ हम दोनों का लफ्ज सुनकर कुछ शर्म और घबराहट से बोली। उसके इनकापा बुढ़ी आंखों समेत नाबिला मुस्काए। सोच लो वहाँ बर्फ भी होगी, चॉकलेट और फूल भी। वो लालच देने लगा, जिस पर घूंघट के नीचे बेबस सी होंठ पींच कर आएगी। दिल तो सोच कर ही उछल रहा था जाने को, पर कहीं खतरे की घंटियां भी बज रही थी। जवाब दो। शाइनों से खामोश देकर हाथ पर नरम सा दबाव डालता हुआ बोला, आप कुछ, मेरा मतलब है मुझसे दूर रहेंगे? वो अपने अंदर के खौफ को सामने लाए, जिस पर शायरी मुस्कुरा दिया। ये तो नामुमकिन है डार्लिंग। गहरी सांस खारिज करते हुए बेबसी से बताने लगा। तो मैं नहीं आ रही, वो इनकार कर गई। अगर वहां नहीं चलना तो यहाँ कैसे बचोगी मुझसे जानम? मेरा तो कमरा भी सजाया गया है तुम्हारे लिए, और अगर वहां पर चलोगी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा तुम्हारी पसंद का। वो उसे हकीकत दिखाने लगा, जिस पर परी फिर से हलकता करने लगे। प्रॉमिस सब मेरी पसंद का होगा? पहले वो कुछ सोचती, फिर हथेली खोलकर उसके सामने फैलाई, जिस पर शारिया ने अपनी हथेली रखकर उसे यकीन दिलाया। यस प्रॉमिस स्वीट हार्ट। फिर खामोशी से मौके का इंतजार करने लगा। सफियान संजीदा से बैठा था। दोस्त कजन आकर दोनों से मिल रहे थे जब उसके जुबान पर हारिश होने लगी। सबसे नजरें बचाकर मोबाइल निकाला, उस पर कॉल टोन लगाया, फिर उसे कॉल की तरह काट कर कान से लगाया और दूसरी तरफ से मुहातब हुआ जैसे कॉल आ रही हो। यस माय स्वीट हार्ट। मोबाइल कान से लगाया, प्यार निछावर करने वाले अंदाज में बोला, और हुर को जैसे सदमा सा लगा। अपनी शादी में शोहर को दूसरी लड़की से स्वीट हार्ट के हाथाब से ही शौक लगा था। वो ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? उसके लब फड़फड़ाया। गुस्सा और हसरत की लहर उसके वजूद में उठी। पेशाता अपने हाथों के नाखून उसकी हथेली पर गए, जिससे दुनिया को वो मोहब्बत दिखाने के लिए पकड़े हुए था। सफियान ने उसकी हरकत पर जैसे कहकर लगा गले में दबाया, फिर बोला, नहीं जानम, आज नहीं आ सकता। तुम्हें तो पता है ना कजन की मैरिज है आज, इसलिए टाइम नहीं। एक आंख उस पर टकाए, दूसरी से लोगों का ख्याल करता मोबाइल आहिस्ता से जेब में डालकर मुस्लिमी जज्बात से झूठ बोला, सॉरी बेबी, मैं कल आऊंगा अपनी जानम के पास, और मेरी प्यारी सी जान का गुस्सा ठंडा करने के लिए कुछ स्पेशल करूंगा। हूर के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसके पैर पर अपनी हील मारती गुस्से से बोले, सफी, अगर तुमने अपनी चीप बातें बंद ना की तो चीख चीख कर सबको तुम्हारी करतूत बताऊंगे।
اس کے غصے اور براہوی آواز پر سفیان نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا. کہکا گونج کر اس کا برا حال ہو رہا تھا. تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ دلہن شادی کے ٹائم پر نہیں بولتی. وہ آہستہ سے مصنوعی غصے سے بولا. تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ بیوی کے سامنے دوسری عورتوں سے ایسے بات نہیں کرتے، وہ بھی اپنی شادی میں. ابھی اس نے کچھ اور بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب سٹیج کی طرف آئمہ بیگم کو آتا ہوا دیکھ کر چپ ہو گیا. شہریار نے سمیع کو سمجھایا اور وہ یس باز کہتا اسٹیج سے اتر کر مہک کو بھی اشارہ کیا تو وہ بھی مسکراہٹ روکے ہاں میں سر ہلا کر ساتھ ہوئی. شاعر نے بائک کے سمیت کا راستہ اپنی آنکھوں میں سمایا. پری تو آنکھیں پاڑے اپنی شعر کی باتیں سن رہی تھی. وہ بھی ابھی کچھ کہتی جب کچھ دیر میں پورا حال اندھیرے میں نہا گیا. اس نے گھبرا کر شاعری کے ہاتھ مضبوطی سے تھاما. اندھیرے میں ہر طرف سے یہ کیا ہوا، لائٹ کہاں گئی کا شور سا ہونے لگا. جب شاہریار نے پری کے سر سے دوپٹہ اوپر کر کے اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر اندھیرے میں سنبھالتا ہوا باہر کی سمت روانہ ہوا. پری کو سنبھال کر کار میں فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور دوسری طرف سے خود آ کر بیٹھا. اس کے سرخ دوپٹے میں معصوم سجے حسن کی انتہا کو چھوتے ہوئے گھبرائے ہوئے مسکرائے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا. جب وہ کھلکھلا کر بولی کتنی مزے کی بات ہے نا، ہم شادی سے بھاگ رہے ہیں. ہا ہا ہا. وہ دونوں ہاتھ سے تالی بجاتی ہوئی ہنسی تھے. تم خوش ہو؟ وہ کار میرج ہاتھ سے نکالتا پوچھنے لگا. ہاں وہ بہت، میں تو یہ ہور کر بتاؤں گی. وہ چیختی ہوئی بولی. فکر نہ کرو، وہاں سب کو پتہ لگ گیا ہوگا. اس کی چمکتی نوز پن کو آنکھوں میں لیے اس کے جذباتوں کا بڑکا رہی تھی اور ہاتھ اس کے چھونے پر اکسا رہے تھے. مشکل سے نظریں راستے پر جمائے ہوئے بولا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پری انجان راستے کو دیکھ کر پوچھنے لگی. کہاں جانا جانب؟ وہاں جہاں صرف میں اور تم ہوں گے اور تنہائی. اس کے کہنے پر پری گھبراتی اپنے ہاتھ مسلنے لگی جو پسینہ پسینہ ہو رہے تھے. اس کی حرکت پر خاموش سفر میں چونوں کی کھنک سی پیدا ہوئی جو شاعری کا دل دھڑکا گئی تھی. یہی حال پری کا بھی تھا. وہ ماحول کی بدلنے کو بھی شرم سے نظر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی. شہریار ایک خاموش پیار پر نظر اس کے خوبصورت معصوم دلہن کے روح پر ڈالتا ہوا راستے کو دیکھنے لگا. شہریار کے نکلتے پیچھے پورا میرج ہال روشن ہوا جہاں پر سب نے شکر کا سانس لیا. وہ اسٹیج پر صرف سفیان اور حور کو دیکھ کر سب بھی پریشان ہو گئے. سفیان نے دیکھا کہہ کر لگایا یہ تو مجھ سے بھی کافی قدم آگے نکلا. تاراب سب ہنس رہے تھے پر اسے کہاں پرواہ تھی. اور حماد صاحب احمد صاحب کے پریشان ہونے پر تاراب نے کال کی تو شہریار نے کہا ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کل ملیں گے کہہ کر کال کاٹتے. بڑے ہی کوئی مجنو ٹائپ آف میسج سینڈ کر جس کا فوراً رپلائی یوں ملا تھا تو نہیں پر سویٹ ہارٹ نے بنا دیا اور آنکھ نیچے دباؤ ایموجی تھا جس پر نفی میں سر ہلا کر احمد صاحب سے دینے لگا کہ یہ ان کے لاٹے بیٹے کا پلان ہے شادی سے بھاگنے کا. اس کے واپس سب ہنس دیے اور خوش رہنے کی دعا کرنے لگے. پھر شادی کی باقی رسمیں کر کے کچھ دیر بعد رخصتی کا شور مچا. حور کا بیٹھ کر برا حال تھا. روتے ہوئے رخصتی کے بعد اسے سب سفیان کے کمرے میں اس کی سجی سجائی سیج پر بٹھا کر گیا تھا. کمرے میں ہر طرف سرخ گلاب بچھے ہوئے تھے. جہازی سائڈ بیٹھ کے سفید قبر کو سرخ اور سفید پھولوں سے سجایا ہوا تھا اور چاروں طرف پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی. کمرے میں ہوش اڑا دینے والی مہک پھیلی ہوئی تھی. اس کا دل اس ماحول سے گھبرانے لگا. ابھی نوشین اس کی کزن سے بٹھا کر گئی اور سمجھا کر گئی کہ خوفزدہ نہ ہو. وہ اپنے غصے سے بڑبڑانے لگی. مجھے اپنے ماں باپ سے جدا کر کے خود اوارگی کر رہا ہے. سفیان کو کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر سامنے سے گرا جس پر حسن بھی اپنا حساب برابر کرنے آیا ہے. کہاں چلے لاڈلے؟ اور سب سے پہلے منہ بھی اس نے کھولا. جی بھائی اپنے روم میں، بہت ہی نیند آ رہی ہے. وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر برابر بولا جس پر سب ہنسے. میرے لاڈلے بھائی کو آج کچھ زیادہ ہی نیند نہیں آ رہی؟ وہ کلائی پر باندھی ہوئی واچ کو دیکھتے ہوئے کچھ حیرت سے بولا. نہیں بڑے بھائی، آپ کو شاید پاپی ماں نے روم سے نکال دیا ہے نا، اس لیے آپ کو ابھی رات لمبی لگ رہی ہے. ورنہ تو 2 بج رہی ہیں اور اس وقت واقعی میں سوتا ہوں. کیوں ٹھیک ہے نا؟ سفیان کے پاپا جہاں سب کے کہہ کے لگے وہیں حسن نے مسکینی صورت بنائی. کچھ رحم کرو بے شرم بڑا پائی ہوں. حسن بے جائر سے کہتا اسے شرم ترنے لگا. میں تو شرم کر لوں گا اگر آپ راستہ صاف کروائیں تو. سفیان اسے آس پاس کزن کے کیری کی طرف اشارہ کرتے بولا. جہاں پر حسن کا منہ کھلا وہیں پر سب بولے نہ بچو، بغیر تکڑی رقم دینے تک جانے سے تو رہے. اور ایک ساتھ باقی نے بھی حامد سا ہلایا. بالکل راستہ بلاک تھا. اس کے بعد پر سفیان نے آئی برو چکا کو حسن کو دیکھا اور حسن نے دل میں اپنے چھوٹے سے مگر چلاک سے بائی پر صدمے سے کھاتے ہوئے اپنی جیب کی طرف اشارہ کیا. اسے کیا پتا تھا تھوڑی سی بات اس کے گلے میں ہزاروں کا پھندا ڈالے گی. اور ویسے بھی اس بیچارے کی کوئی غلطی نہیں تھی. جس کے پاس سفیان جیسا بھائی ہو ان کا یہی حال ہوتا ہے. حسن کو ایمانداری کی طرف آتا دیکھ کر وہ جانے لگا. کہاں چلے نیک؟ اس کا حال آزاد بولا. بیوقوف ایسے ٹائم پر منہ پر نہیں جیب کی طرف نظر رکھا کرو اور اس وقت میرے بھائیوں کے بھی شہنشاہ بھائی دے. حسن ملک کی جیب کی طرف نظریں پھیرو اور تیز سفیان ملک کو اپنی ملکہ کے پاس جانے دے. ملکہ ہمارے انتظار میں ہوگی. وہ حسن کی حال پر کیا کر لگاتا سیاں طے کرتا روم کی طرف جانے لگا اور پیچھے حسن بیچارے کی جیب غریب سے بھی غریب تر ہو گئی تھی. سفیان جب روم کی طرف آیا تو وہی بھوکی عوام وہاں پر بھی موجود تھے. ہٹو پیچھے، آج میرا موڈ بہت خراب ہے. وہ غصے پر مصنوعی سا تاثر لڑکیوں سے مخاطب ہوا. اوہ
صفی بھائی بٹ یہاں آپ کے موڈ سے کسی کو واسطہ نہیں ہے، ہمیں صرف نیک چاہیے، ان میں سے ایک بولے۔ نیک یا بھیک؟ وہ بھی تمسر سے گویا ہوا، مطلب صرف انہیں ہٹانا تھا جنہوں نے ساری کارروائی کے دوران 30 منٹ سے ہی پہ لے لیے تھے۔ جو بھی سمجھو، ہمیں صرف نیک چاہیے۔ نوشین بھی شامل ہوئی۔ اگر آج کی تاریخ میں دلہن کو دیکھنا ہے تو وہ اپنے ناخنوں کو دیتی مغروریت سے گویا ہوئے۔ بھابھی آپ بھی اپنی بہن کی خوشیوں کے پیچھے ہیں؟ وہ صدمے کی حالت میں بولا، میں بہن کی خوشیوں کے پیچھے نہیں، دیور سے نیک لینے آئی ہوں، اور بہن کی خوشیوں کا رکاوٹ شور خود ہے اس کا۔ وہ بھی ہاتھ جاڑتی ہوئی بولی۔ پھر سب حیران ہوئی جب صفیہ نے زوردار قہقہ لگایا، ہاں 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 ہاں، مجھے لگتا ہے یہاں ساری عوام شادی شدہ ہے، ٹھیک کہا نا؟ اس نے اندازہ لگایا جو کہ نشانے پر لگا۔ ہاں کیوں؟ نوشین ناسمجھی سے پوچھنے لگے۔ تو میری بولی بھابھی، تم لوگ شادیوں میں بھیک مانگنے میں مصروف ہو جاتی ہو اور میری بولی بالی بہنوں کے تیز ترار شوہر ان کی ناموجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی پھٹی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر اور بولا، اگر مجھ پر یقین نہیں تو بھابھی آپ صرف سیڑھیوں تک جا کر نیچے لانچ میں دیکھیں، اور میں یقین سے بولتا ہوں کہ اگر آپ کی آنکھیں آئیبرو تک نہ آئی تو میں صفی نام ہٹا کر ہمیشہ کے لیے صفیانی کہلواؤں گا۔ اس کی بھرپور چلاکی میں سب آ گئی تھی اور نوشین اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولے، صفی اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو دیکھنا کیسا حال کرتی ہوں میں تمہارے، اور وہ ساری رات یہیں دروازے پر نہ کھڑا کیا تو میرا نام بھی نوشین ہے، اور دوسری لڑکیوں کو بھی وہیں رہنے کا اشارہ کرتی خود وارن کرتی ایک نظر صفیہ پر ڈال کر جانے لگے۔ اور لانچ کا جو منظر اسے دیکھا، وہ آنکھیں کیا منہ بھی کھل گیا تھا، وہ جیسے شوق کی حالت میں تھے۔ اور سفیان بغیر وقت لیے دوسری کزنس اور نوشین کے دوستوں کو دیکھ کر اس کی حالت کی طرف توجہ دلانے لگا۔ تو یہاں تو ویسے بھی شکی عوام تھی، دروازے کو چھوڑتے سب دعا کرتے جانے لگی کہ یا اللہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا نہ ہو۔ راستہ صاف دیکھ کر سفیان دروازہ کھولا، بغیر آواز کے اندر جا کر تھوڑا سا منہ نکال کر بولا، ذرا سنو پیاری بھابھی ماں۔ اس کے باپا نوشین گردن موقع اس کو دیکھنے لگی۔ وہ کیا ہے نا کہ بھائی نے کل چھیڑنے کی غلطی کی تھی، یہ اس کی سزا ہے، اور جو میں نے آپس میں بولا تھا کل وہ اس کے لیے تھا کہ میں صحیح سیدھا اپنی بیگم کے پاس پہنچوں۔ اب آپ ذرا تکلف کر کے بھائی کو وہاں سے نکالے۔ وہ کہتا وہ اس کو شاک میں چھوڑ کر ایک شرارتی مسکراہٹ پاس کرتا دروازہ بند کر گیا۔ نوشین یہ سفیان کتنا چلاک ہے نا، ایک قزمے کی صدمے پڑی ہوئی آواز ہے، وہ تو چہرے سے ایسا لگتا ہے چلاک۔ ایسے ہی ہم دروازے سے ہٹ گئے، پر شکر ہے ہماری بے یقینی کا انہیں تو نہیں پتا، ورنہ تو سیفی کو کہیں کا نہ چھوڑنا۔ سب اپنی غلطی کو چھپا کر اسے کوستی ہوئی نیچے لانچ میں آئی نوشین کے ساتھ۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، نوشین بڑبڑائی، جہاں پر حسن بیچارہ نیک دینے کے چکر میں پھنسا ہوا تھا، اس کی حالت پر سب کا ہنس ہنس کا برا حال تھا۔ اب آ گیا ہے اپنا سیفی لاڈلے بھائی پر یقین، وہ نوشین کو دیکھ کر طنزیہ بولا، جس پر وہ شرمندہ ہو گئے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا، میں تو بس ایسی مذاق میں آپس میں ناراض تھی، پر سیفی نے تمہیں تو چھوڑا، ہمیں بھی نہیں چھوڑا۔ حسن کو قریب دیکھ کر وہ صفائی دیتے ہوئے سفیان کو بتانے لگی، اور کرو اپنے شریف شوہر پر شک، وہ ہفکی سے گویا ہوا، سوری نا۔ نوشین معصومیت سے بولی، جس پر حسن اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا، صرف سوری سے کام نہیں چلے گا، اتنا ستایا ہے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ وہ قریب ہوگا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے مینی ہیزی سے بولا، تو کیسے معافی ملے گی؟ وہ شرم سے سر جھکا کر بولی، بتاؤں؟ وہ بھی جھک کر بولا۔ اب بھی وہ اور جھکتا جب پیچھے سے سب کے کہہ کے گونجے اور نوشین سرخ سی شرمندہ ہوتی ہوئی حسن کے سینے پر آہستہ سے مکہ مارتی ہوئی وہاں سے بھاگے۔ اس کی اس ادا پر حسن بھی دل کھول کر ہنسا اور ایک نظر سب کو گھورتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا، اس کے قدموں کی چاپ کر اپنی چاپ چھوڑتا۔ فراز اپنے کمرے میں پائے اپنے بچوں کی خوشی بڑے بڑے کہہ کے سنتے خوش ہوتے آئندہ خوشحال زندگی کی دعا کرنے لگے۔ مشال کی ملک ولا میں آتے ہی طبیعت اور خراب ہو گئی تھی، مسلسل وامٹنگ کے وہ ناڈال سی ہو گئی تھی۔ داراب خود پریشان سا واش بیسن پر جھکی اس کی پیٹھ سے لا رہا تھا، جو مسلسل روتے ہوئے وامٹنگ کر رہی تھی۔ میشی جان مجھے بہت ہی پریشانی ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں ڈاکٹر کو لینے۔ نہیں، وہ بھی انکار کرتی جب وہ کچھ سخت آواز میں بولا، چپ، ایک دم چپ، اپنی حالت دیکھو کیسی ناڈال سی ہو گئی ہو، کب سے وامٹنگ اور چکر آ رہے ہیں، ابھی بھی نہیں کر رہی ہو؟ میں اب کچھ نہیں سنوں گا۔ وہ کہتا اسے باتھ روم سے باہر لایا اور مشال تولیے سے منہ پہنچ کر بیڈ پر بیٹھی تو داراب نے جا کر ساری بات عالیہ بیگم کو بتائی اور انہیں مشال کے پاس جانے کا کہتے ہوئے خود رات کے 2 بجے ڈاکٹر کو لینے گیا۔ اور آئمہ بیگم کو پتا چلا تو وہ دونوں خوشی سے سرشار سی روم میں آئی اور ناڈال سی لیٹی ہوئی مشال کے پاس بیٹھی، جو انہیں دیکھ کر رونے لگے۔ وہ تو پریشان ہوگی، ایسی حالت میں یہ دونوں کیوں خوش ہو رہی ہیں؟ میری جان تم نے آج ہم سب کو بہت ہی خوش کر دیا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ دونوں انتہائی خوشی کا اظہار کرتے اس کا ماتھا چومنے لگی اور آئمہ بیگم آنسو صاف کرنے لگے، پر مشال اب بھی ناسمجھی سے دیکھنے لگے جب عالیہ بیگم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولے،
میں دادی اور آئمہ نانی بننے والی ہے میری جان، اب سمجھی؟ اور یہ خوشی اور محبت والا لقب تم نے دیا ہے ہم سب کو۔ اور مشال جب سمجھی تو سر ہو گئی اور گھبرا کر آئمہ بیگم کو دیکھنے لگی، جس نے آنکھوں سے ہی ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا، اور وہ شرم سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی، جس پر عالیہ بیگم اور آئمہ کا گہگا لگا۔ تب بھی داراب ڈاٹو کو لے کر اندر آیا، پر وہاں کا ہنستا ماحول اور مشال کی شرمائشی ادا سے الجھا گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاٹا نے اسے بھی شوق دینے والی خوشخبری سنائی، اور اسی بے یقینی کے حال میں اسے واپس چھوڑ کر آیا۔ جب کمرے میں واپس آیا تو عالیہ بیگم، آئمہ بیگم اس کا اور مشال کا ماتھا چومتی، دعائیں دیتی مسکراتی اپنے روم میں چلے گئے۔ جب داراب خوشی سے سرخ چڑھالی ہوئے کمرے داخل ہوا، نظر سیدھا کمر میں چھپی مشال پر پڑی، جو کہ شاید شرما رہے تھے۔ دروازہ لاک کرتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا، اس کے پاس بیٹھ کر کمر میں چھپے ہوئے اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ اوف، یہ سر درد، وہ درد پڑی آواز میں بولا، جس پر مشال شرم کو دور پھینکتی کمر سے نکلتی ہڑبڑا کر بولی، کب سے آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ وہ بغیر اس کی آنکھوں میں محبت کے ٹھاٹے مارتی سمندر کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبانے لگی۔ یہ سب سچ ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری زندگی اتنی حسین ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر محبت سے چور آواز میں بولا، مشال، تمہارے آنے سے میری زندگی پہلے سے بھی حسین ترین ہو گیا، پر اب تو جیسے تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوش نصیب اور مکمل شخص بنا دیا ہے۔ مشال سرخ چہرہ جھکائے ہوئے اس کی محبت کو لفظوں سے محسوس کرنے لگے۔ بتاؤ جانے داراب، میں تمہارا کیسا شکر ادا کروں میری زندگی میں آ کر مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ آپ کو کیوں شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ شکریہ تو مجھے اس پاک ذات کا ادا کرنا ہے جس نے ایک حسین جیون ساتھی کے ساتھ ہی ممتا کی خوشی سے مالا مال کر دیا۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے اتنی محبت دی کہ سمیٹوں بھی تو سمٹ نہ سکوں۔ آئی لو یو داراب، وہ شرسار سی محبت کا اظہار کرتی شرما کا اس کے سینے میں منہ چھپا گئے، اور داراب محبت سے اسے خود میں درکتا ہوا محسوس کرتا اس پاک ذات کا شکر ادا کرتا ہوا آنکھیں موند گیا۔ سفیان دروازہ بند کرتا مسکراہٹ دبا کر مڑا، جہاں پر سامنے ہور گولڈن باریک دوپٹے میں گھونگھٹ کیے سر جھکایا پھولوں کی بیچ بیٹھی اس کے جذبات برقرار تھے۔ دل مچل کر اس تک پہنچنے پر اکسا رہا تھا۔ ہمیشہ دیکھنے والا خواب آج حقیقت کے رنگوں میں موجود تھا۔ آج وہ اس پاک ذات کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھاتا اور سوچنے لگا کہ اب کیسے شیرنی کو جگائے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا جب موبائل پر ہمیرا اس کا حالات ذات کی کال آنے لگے۔ وہ پورے دان نکالتا ہور کو دیکھنے لگا، اور ہور اس کے کمرے میں آنے پر جو شرمائی گھبراہٹ سے سمٹ سے گئی تھی اور ڈر بھی رہی تھی اس کے پچھلے برتاؤ کو یاد کر کے، پر جب اس کے موبائل بجنے کی آواز اس کے کان میں پڑی تو وہ پھر سر سے پیر تک غصے سے بھڑک اٹھی۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ ساری حساب لے، پر اب جب اس کے رحم و کرم پر تھی تو خاموش ہو کر اس کی گفتگو سن لگے۔ آنکھیں نم سی ہو گئی اور اپنے ریئیکشن کے بابت سوچنے لگی۔ سفیان موبائل پر ایروپلین موڈ لگا کر کان سے لگا گیا اور چلتا ہوا آئینے کے سامنے آیا تو نظریں ابھی بھی ہور پر تھی، پر شو ایسے کر رہا تھا جیسے روم میں اس کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ بہت ہی مس کر رہا تھا ابھی تمہیں، اور دیکھو میری قسمت، شاید تمہیں بھی میری یاد ستانے لگی تھی، تبھی بات کیے بنا رہا نہیں گیا۔ ویسے بھی میں بہت ہی بور ہو رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا پیار پڑے انداز میں بولتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا جیسے اکیلا ہو، کان سے فون لگائے، اور ہور اپنی اتنی انسلٹ اور پہلی رات پر نظر انداز کرنے پر منہ پر ہاتھ رکھتی سسکنے لگی۔ اسے کیا پتا تھا یہ اتنا گر جائے گا۔ وہ تب تک شاید اس کا غصہ سمیٹے چپ تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اسے پیار کرتا ہے، اور جب اس کے سامنے آئے گی تو شاید اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بچپن کا دوست، ایک اچھا ساتھی تھا، ایسے کیسے بدل گیا؟ اس کے آنسو روانی سے بہنے لگے، سارا چہرہ بھیگ گیا سفید موتیوں سے۔ اس کے آہستہ سے کانپتے ہاتھوں سے آنسو صاف کرنے لگی اور ایک درد بڑی ہچکی لی اس کی آواز پر، میرا دل جانا تمہیں محسوس کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اور اب مجھے سے یہ دنیا برداشت نہیں ہوتی، میں آ رہا ہوں۔ وہ جو بھی کہہ رہا تھا اپنے الفاظ ہور کے لیے چن رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں ہور کو لا کر بول رہا تھا، اور ہور کو لگا کہ اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ وہ اپنی پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر دوسری لڑکی کی یاد میں تڑپ رہا تھا۔ سفیان اسے جلانے میں ہی مگن تھا، بغیر اس کی حال پر توجہ دیے وہ آج پورا حساب برابر کرنا چاہتا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ رو رہی ہے، وہ تو اس کے رد عمل کے انتظار میں تھا۔ ہوریا ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ الٹ کر غصے سے روتے ہوئے وہاں سے اٹھی۔ سفیان نے جب اس کے اچانک بھیگے چہرے کو دیکھا تو ہڑبڑا گیا اور موبائل پھینک کر اٹھا۔ ہور روتے ہوئے اس کی آواز سے بھاگنے کی کوشش کرتی کمرے سے ہی نکل رہے تھے، جب سفیان ایک جست میں اٹھ کر اس کے قدم روکے اور نازک بال سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو لڑکتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئے۔ کہاں جا رہی تھی؟ اس کا بھیگا چہرہ اوپر کر کے تیز آواز میں پوچھنے لگا۔ تم سے مطلب، پیچھے ہٹو، جاؤ اپنی جانم چپکلی کے پاس۔ میں کہاں بھی جاؤں تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ غصے سے سرخ بڑھائی ہوئی آواز میں بولتے اسے خود سے دور کرتی اپنا بازو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانے لگی، پر آنسو ابھی رواں تھے۔
मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो क्या तुम्हें पड़ेगा? बाहर साहब मौजूद है, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वो कुछ सख्त आवाज़ में मुझसे गुस्से से बोलता उसकी मज़ामत को नाकाम करने लगा। हूर ने सुरह आंखों से हैरत ली उसकी आंखों में देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये सफियान है। वो तो सोच रही थी कि उसके ऐसा करने से यकीनन वो उसे रोकेगा, उसे सॉरी करके बताएगा कि वो सब उसे सताने के लिए कहा था। पर उतना गुस्सा हूर को मज़ीद रोना आया। उसकी आंखें सफियान की तो जैसे जान निकल गई थी। अगर गुस्से के अलावा महसूस करती तो शायद उसके दिल की धड़कन ही उसे खौफजदा कर देती। वो तेज आवाज में इसलिए बोला था कि उसे लगा उससे लड़ेगी, झपटेगी, पूछेगी, पर नहीं, यहाँ तो मैडम उल्टा नाराज होकर बाहर भागे थे। छोड़ो मुझे, वो चाहिए। जब सफिया ने कहकर लगाया, छोड़ने के लिए थोड़ी ना आया हूँ अपनी जिंदगी में। कहने के साथ ही उसकी खतरनाक मज़ामत को नजरअंदाज करते बाजू में उठाकर वापस बेड पर लाया। उसे बेड पर डालकर बगैर कोई भागने का मौका दिया उसके दोनों हाथ पकड़कर बेड से लगाए और खुद उस पर झुक गया। हूर गुस्से से रोने के बावजूद उसकी हरकत पर बुखला गई। उसके इतने करीब आने पर रोना बुल का हलक तर्क करने लगी। हाँ बताओ, कौन सी शिकायत है जानम को? उसके सुर गुस्से और घबराई हुई आंखों में देखकर गंभीर आवाज में पूछा और हमार ज़दा व आंखों से उसके हसीन चेहरे के हर सजे हुए नक्श से होकर उसके सुर होंठों को देखा। बकवास ना करो, कभी मुझे जानम कहते हो, कभी अपनी छिपकलियों को। उसे बोलने ही मुश्किल होती सफियान के इतने करीब होने पर मैं अब तुम्हारा सारा घटिया चेहरा इस बाकी के सफियान ने उसके हलक में दबा दिए थे। उसके लब्बू को अपने लब्बू से कैद करके उसका सारा गुस्सा, शिकायत, इल्जाम, मोहब्बत, हिचकियां सब अपने अंदर उतारने लगा। हूर की तो अचानक सफियान की हरकत पर सुनहरी सुर आंखें फटी रह गई थी। बाकी के अल्फाज गले में ही अटक गए। उसकी दहशत पर भी जिसारत पर वो सुर हो गई थी। सांसें उखड़ने लगी पर वो तभी भी झुका रहा और अपनी सारी मोहब्बत उसके अंदर उतारने लगा। सफियान को जब उसकी हाथ पर तरस आया तो थोड़ा सा दूर होकर उसको देखने लगा जो सुरह मिचवी आंखों और बीगे लबों से लंबे लंबे सांस ले रहे थे। पर अभी भी थी उसकी कैब में। वो मुस्कुरा दिया। उसके काम में जोकर सरगोशी में बोला, कितना बोलती हो, इतनी शिकायतें, गुस्सा, मोहब्बत मेरे खिलाफ जमा करके बैठी हो, पर यह कि कुछ ही दिन में बहुत सी मीठी हो गई हो, इतनी के शुगर मिल्स भी फीके पड़ जाए तुम्हारे आगे। मेरी जान, जानम, आशिकी, दीवानगी, आवारगी सब तुम हो। तुमसे मैं हूँ, मुझसे तुम हो। तुम्हारे अलावा कोई दूसरी का तस्वर भी अपने लिए गुनाह समझता हूँ। तुमको ही चाहना, महसूस करना, दिल लगाना चाहता हूँ और तुम सोच रही हो वो सब गलत है। मैं सिर्फ तुम्हें तंग करा था, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। सफियान सिर्फ अपनी चिशमिश का है और उसी का रहेगा मरने तक। उसके बाद भी होड़ एक एक लफ्ज मिचवी आंखें और कान में उसकी सरगोशी में सुनते ब्लश करती। हर एक लफ्ज दिल में कैद करती। पर उसके आखिरी लफ्ज पर तो जैसे तड़प सी उठी थी और तड़पते हुए गुस्से से चीखी, सफी, जी जाने सफी। वो गुस्से से उसकी सुर आंखों में देखकर जज्बात से चूर आवाज में बोला। हूर की बुलंद होती धड़कनें बेतरतीब से होने लगी थी। पर प्लीज ऐसा ना बोलो, वो बोलती फिर से मजामत करने लगी। जब सफियान ने उसकी आंखों को चूमकर एक हाथ से बेड से गुलाब की पत्तियां उठाकर उसके चेहरे पर उनकी बारिश करने लगा। वह मचलने से लगी। उसे देखकर आहिस्ता से उसके गर्दन और चेहरे से वही सुरख गुलाबों की पत्तियां चुनने लगा और वो कपकपाती हुई आंखें मूंदी पड़ी थी और बार बार खुश्क हलक को ताक करने लगती। उसके हाथ की हथेलियां सफियान के चौड़े हाथ की कैद में पसीने से नम थे। क्या मुझे माफी मिलेगी? मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था तुम्हारी हसीन आंखों को नम करने का, दूसरी सरगोशी में बोला। जिस पर हूर अपनी लजरिश करती हुई आंखें खोले उसको देखने लगी। जो आंखों में मोहब्बत का समंदर बसाया उससे पुर उम्मीद सा देख रहा था। और हूर को उसके अलावा चाहिए ही क्या था? उसे ऐसे तंग कर रहा था। वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है, दूसरी लड़कियों के सोचना भी गुनाह समझता है। उसकी गलतियों को नजरअंदाज करके उसने मोहब्बत की बुलंदी पर रखता है। वो शमाय से मुस्कान चेहरे पर सजाए असबाब में सही लगी और अब उसे पता था उसकी जिंदगी इस आवारा पागल के साथ कैसे गुजरने वाली है। सफियान सरशार होकर उसकी गर्दन पर झुकने लगा और हूर की मुस्कुराहट कहीं गुम हुई। वह हड़बड़ाकर अपनी पूरी ताकत लगाकर इस्तेमाल करती, उसे पीछे देख लेती, उसकी कैसे आजाद होती, बेड से दूर भागी। या शायद सफियान ही आजाद होने दिया था। वो बेड से दूर खड़ी सर झुकाए सूरज की लब काट रही थी और काफी उलझन में थी क्योंकि सफियान के नीचे उसका दुपट्टा पड़ा हुआ था और खुद पर उस पर फैला हुआ था। वो मुस्कुराती आंखों से उसे देख रहा था और आहिस्ता से उसका दुपट्टा थोड़ा सा नीचे निकाल कर चेहरे पर डाल गया और उससे आती हुई मदोश करने वाली महक को अपने अंदर उतारने लगा। हूर और बुखला गई। सफी, मेरा दुपट्टा। वो दूर खड़े इल्तिजा से करने लगी जिस पर वो कहकर लगा उठा। उसके इल्तिजा पर हंसते हुए बोला, आके ले जाओ। उसकी गंभीर आवाज पर वो कुछ और कदम दौड़े। यहाँ जाकर फ्रेश होकर आओ। दो ऑप्शन देने लगा हूँ जो हूर को बेहतर भी लगा। वैसे भी वो काफी थक गई थी इस भारी लहंगे में और हैवी झोले में। वो एक नजर बैठ पर पड़े सफियान पर डालकर ड्रेसिंग मिरर के सामने आई और अपनी झोले उतारने लगी। अभी सेकंड भी नहीं गुजरा था कि अचानक उसकी कमर पर कुछ सिरकता हुआ महसूस हुआ। हूर के हड़बड़ाकर देखने पर सफियान का हाथ था जो उसके गिर्द मजबूत हसार डाल रहा था। वह घबरा से गए और मिरर में देखने लगी जहाँ पर सफियान मुस्कुरा रहा था। वह शर्म से नजर झुका के, बहुत ही खूबसूरत तो तुम हूर, बिल्कुल एक हूर। वो कहता हुआ उसके गर्दन में कुछ पहनाने लगा जिस पर हूर ने जरा सी नजर उठाकर उसको देखा तो खूबसूरत नफीसा डायमंड नेकलेस था। तुम्हारी मुंह दिखाई।
وہ بولتا ہوا اس کے گردن پر اپنے دیکھتے ہوئے لب رکھ کر دور ہوا اور اس کے دور ہونے پر حور وہاں سے بھاگے اور باتھ روم میں بند ہو گئے۔ سفیان بھی ڈریسنگ روم میں نائٹ ڈریس لے کر آیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ باہر آئی تو سفیان سے اپنا کہہ کر دبانا مشکل ہو گیا اور وہ مسلم سے فکر مندی سے بولا، حور آر یو اوکے؟ اور پھر جب بھی کوئی جواب نہ آیا تو اٹھ کر باتھ روم کے قریب آیا۔ حور جانم تم ٹھیک ہو؟ وہ ہنسی دبا کر پھر سے بولا، جی میرا مطلب نہیں، مجھے دوسرا ڈریس دیں۔ وہ ایک نظر پہنی ہوئی سلیو لیس پرپل گھٹنوں تک آتی ہوئی نائٹی کو شرمندہ سے دیکھ کر رونے جیسی آواز میں بولے، ہاں 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 ناممکن۔ وہ ہنستا ہوا بولا، باہر آؤ حور، میں تمہارا محرم ہوں، اگر نہیں آؤ گی تو میں آؤں گا اندر۔ نہیں پلیز صفی، مجھے دوسرا سوٹ دے، میں ورنہ ساری رات یہیں پر کھڑی رہوں گی۔ وہ برائی آواز میں التجا کرتی ہوئی دھمکانے لگی، میں تمہیں ایسا کرنے دوں تب نہ۔ وہ کہتا ہوا باتھ روم کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا، جس پر حور چیخ اٹھی اور شرمندہ سی کامتی ہوئی خود میں سمٹتی ہوئی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئے۔ صفی اس کی چیخ کو نظر انداز کرتا دیوار سے لگی اور حور کو بازو میں اٹھا کر باہر لایا، اس کے ہاتھوں میں چھپے چہرے کو دیکھتے ہوئے بیڈ پر ڈالا۔ بہت ہی بدتمیز انسان ہو، وہ غصے سے بولی، ہاں 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 وہ پیدائشی ہوں۔ وہ کہتا ہوا ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی مدم روشنی پورے کمرے میں پھیلا دی اور پھر بیڈ پر پڑی حور کو اپنی جانب کھسکسا کر اس پر جھکا۔ ایک بار پھر حور کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی اور ہاتھ پاؤں یاہ سے ہو گیا۔ اب بتاؤ محبت کرتی ہو کہ نہیں؟ اس کے چہرے کے ہر نقش پر انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ خود میں ہی سمٹنے لگے۔ حور ہلکلا کر کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی جب اس نے ہونٹوں پر انگلی لا دی۔ جواب۔ اس کے سانسیں خشک ہو گئی تھی۔ ہاں بتاؤ۔ وہ پھر بولا، ہاں ہاں کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے۔ وہ ایک سانس میں بولتی ہوئی آنکھیں میچ گئی۔ سفیان تو پہلے سے جانتا تھا، پر اس کے منہ سے سن کر وہ سرشار سا ہو گیا اور اس کے یہ کامتے ہوئے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لے کر تمام تر شدت سے اس پر جھکا اور اس کی بوکھلاہٹ، شرمانا جھجکنا خود میں سمیٹنے لگا۔ اس کی گستاخیوں اور شدت پڑی جسارتوں پر حور سرخ سی ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے رات بیت رہی تھی ویسے ہی سفیان کی شدتیں بڑھتی جا رہے تھے۔ کھڑکی سے جانگتا ہوا چاند شرما کر بادلوں میں چھپ گیا۔ سفیان نے حور پر صحیح واضح کر دیا تھا کہ اس کی وجہ سے تم مجھے آوارہ کہتی ہو۔ وہ شاعریہ نے اس لڑکی کو اپنے جام میں پھنسانے کے لیے کہا تھا اور اسے گمراہ کر کے شاعریہ اس کی جڑوں تک پہنچا، اور حور نے سفیان کو کافی بار اس لڑکی کے سامنے دیکھا تھا، تب سے اسے آوارہ کہنے لگے اور چننے سے لگی تھی اسے، پر وہ آوارہ کسی اور کا نہیں، صرف اس کا تھا، ہمیشہ اسی کا رہے گا۔ آدھے گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد کار ایک خوبصورت سے بنگلے نما گھر کے سامنے رکی تو گیٹ کھلا اور کار کا اندر داخل ہوئی اور کار پیچھے سے دروازہ بند کیا۔ پری نے مڑ کر شاعری کو دیکھا جو کار سے نکل کر اس طرف آ رہا تھا۔ اس نے اپنے معصوم چہرے پر سخت تاثر لیے سے جا کر پوچھ لگی، پر شاعر سے منتیں کرے گا اور سوری بولے گا؟ پر یہ اس کی سوچیں تھی۔ شاعر نے کار کا فرنٹ ڈور کھول کر بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیا بازو کھینچ کر قریب کیا اور بازو میں اٹھا کر گھٹنوں سے دروازہ بند کرتا کار کا لاک لگا کر اندر کی جانب مڑا۔ پری بکھلا کر خود کو شماری اور نیچے اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا میں ناراض ہوں۔ اس کے بازو میں مچلتی غصے سے بولے، اوف اتنا غصہ؟ شاعری سے کاندھے پر ڈال کر مصنوعی حیرت سے بولا، مجھے نہیں آنا آپ کے ساتھ، میں پھر کاٹ دوں گی، مجھے اتارے نیچے۔ وہ کاندھے سے سیدھی ہو کر اس کی گردن کو اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں لیے خطرناک ارادوں سے بولی، جس پر شاعری نے رک کر اسے تھوڑا سا نیچے کھسکا کر اپنے برابر کیا۔ کاٹ دو، مار دو، کوئی غم نہیں، میری سانسیں تم میں بسی ہیں۔ اپنی ناک اس کی گردن سے مس کرتا ایک جذبے سے بولا۔ پری گھبرا کر اس کے چہرے پر چہرہ چھپا گئی اور شاعری ہنس دیا، بس اتنی سی ہمت، جیسی تم نازک اور ویسی تمہارے نازک وار۔ وہ بولتا ہوا اندر داخل ہوا، خوبصورت سا لان کراس کرتے اندر داخل ہوا اور لانچ سے نکلتا سیڑھیاں طے کرتا ایک دم روم میں آیا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے گیٹ پر گارڈز اور ان دونوں کے علاوہ۔ باہر اندھیرا ہونے کی وجہ سے شاعری کو کوئی فکر نہ تھی اسے کاندھے پر اٹھانے کی، اور ویسے بھی گارڈز کی نظریں جھکی ہوئی تھی شاعریہ کے سامنے۔ وہ ایک آدھی عمر کا ملازم تھا، پر اس کے کاندھے پر تھوڑے ٹکائے حیرت سے اپنی گرے بڑی آنکھیں پھاڑے ہر چیز دیکھ رہے تھے۔ لان تو وہ نہیں دے سکی، پر خوبصورت سا لانچ، سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے روم، ہر ایک چیز پر اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کے عنصر نمایاں ہوئے تھے۔ یہ بھی آپ کا ہاؤس ہے؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے پوچھنے لگی۔ ابھی کچھ دیر والی ناراضگی کی تو کہیں بھی دکھ نہیں رہے تھے۔ جیسے وہ ایک حباب تھا ویسے وہ تھی ہی ایسی کہ سیکنڈ میں روٹنے اور خود ہی بولنے والے۔ نہیں میرا نہیں، ہمارا ہاؤس ہے، ہمارے بچوں کا۔ اس کے سامنے ایک خاموش اس کے قریب ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی، البتہ آنکھوں میں ایک سوال تھا، 20 بچوں والا؟ شاعری اس کے سوال کو نظر انداز کرتا اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثابت کرتے مزید بولا، جلد سے چینج کر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتا اسے بیڈ سے اٹھانے لگا اور پری خاموشی سے درخت دل کے ساتھ ایک گاؤن اٹھا کر باتھ روم میں چلے گئی۔ شاعری وہیں پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب کچھ دیر میں وہ کلیبہ بچے سرخ گاؤن کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر سائڈ جھکائے باہر آئی۔ اس کے لمبے بال کسی آبشار کی طرح کچھ آگے اور باقی پیچھے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بےدھوس سا ہو کر چلتا ہوا اٹھا اس کے سامنے آیا، پر اس کے سامنے آنے پر گھبرائی ہوئی نظر اٹھا کر اس کو دیکھنے لگے۔ سرخ گاؤن
दुल्हन के मेकअप और खुले काले बालों में वो कोई अप्सरा सी लग रही थी। शायरी ने उसको देखते अपना हाथ उसके बालों में डालने लगा और खींच कर करीब किया। दोनों के दिल की बेतरतीब हुई थी और साथ ही धड़कने लगे अपनी मंजिल पर पहुंचकर। क्या यह हकीकत है? शायरी के सरगोशी परी के कान में पड़ी, जिस पर परी ने मासूमियत से साह हिला दिया। वो खामोश होकर उसको देखा, दाग गया और फिर बोला, हमेशा ऐसे ही रहना। कहने के साथ ही दूर हुआ और खुद के भी शूज और कोट उतारकर फेंके उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्ता से बाहर कदम उठाए। परी हैरान सी उसको देखने लगी पर बोली कुछ नहीं। परी भी खामोशी से साथ ही शायरी से लेकर सीढ़ियां उतरता नीचे आया। वहां से दाईं तरफ मुड़ा। परी भी उसके साथ कदम पर कदम रखती चलने लगी कि शायरी रुका, उसकी जाने मुड़ा। अब अपनी आंखें बंद करो, उसके कहने पर परी आंखें फैला गई। बंद करो। शायरी उसकी पहले भी आंखें देखकर लफ्जों पर जोर दिया और परी खामोश लब काटती एक आंख बंद करके और दूसरी आंख से देखने लगी। परी आंखें दोनों बंद करो। उसकी मासूम हरकत पर मुस्कुराहट रोके हुए सा बोला, नहीं। वो भी जिद्दी हुई। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कंधे झुकाकर जेब से सुर्ख कपड़ा निकाला, उसके पीछे होकर वो आंखों पर बांधने लगा। उसके ऐसा करने पर परी ने हड़बड़ाकर अपनी आंखों की तरफ हाथ किए। जब तक शायरी वो बांध कर उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर आगे चलने लगा। मैं देखूं क्या? वो घबराए से उसके हाथ पकड़ कर मजबूत करती बोली, क्या था? तुम सिर्फ मुझे महसूस किया करो। उसे साथ लेकर एक बड़े से दरवाजे के सामने आया, उसे खोलकर अंदर दाल हुआ तो दोनों की नथनों से मुख्तलिफ फूलों की खुशबू टकराई और कदम समीपा बिछे फूलों पर रखा। एक साथ मुख्तलिफ परिंदों की आवाजें उसके कान में पड़ी और फूलों की नरमाहट से परी के बदन में सरसराहट सी फैली। परी के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट फैली। शायरी उसके साथ कदम बढ़ाता हुआ उसे जगह के पूरे बीच में खड़ा किया और खुद उसके नाक पर चमकती हुई नोज पिन को चूम कर वहां से दूर हो गया। परी शायरी के दूर होने पर बदहवास हुई और अपनी आंखों पर बंधी हुई सुरह पट्टी को जल्दी से उतारकर जैसे ही नजर उठाए तो आंखें साकत हो गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन होना मुश्किल हो गया था। जहां हर तरफ मध्यम रोशनी में हर कलर के फूल ही फूल थे, जिनसे निकलती महसूस कुन खुशबू चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। आसमान पर पूरा चांद अपनी आबोताब से चमकता हुआ सितारों को भी इस हसीन मंजर की जानब मतवज्जो कर रहा था। जहां शारिया की मासूम परी सुर्ख गाउन में काले कमर पर बिखरे हुए आबशार और सजे हुए हसीन चेहरे पर गड़े आंखों में हैरत, सुरह लबों पर मुस्कान लिए हर एक चीज को बेयकीनी से देख रहे थे। परी को वो कोई परियों की ही दुनिया लगी। वो गोल गोल घूमकर हर चीज देखने लगी। उसके दोनों तरफ छोटे कद के मुस्तूई फूलों के दरख्त थे, उनके बीच से जाहिर होता हुआ बहता हुआ आबशार। वो बेखुदी कदम दाएं तरफ उठाने लगे जहां से वो आबशार नजर आ रहा था और साथ साथ फूलों को अपने नाजुक हाथों से छूती गई और खुशी से उसकी खिलखिलाहट पूरे बागीचे में गूंजे, जो शायरी के दिल पर ठंडक बरसाने लगे। परी ने करीब जाने पर देखा तो वहां पर आबशार के चारों तरफ में लगे हुए फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मुंडला रही थी और मोर अपने रक्स में मदहोश था। ऊपर फूलों के दर पर छोटी छोटी चिड़िया तोते अपनी मुद्दर आवाज में गा रहे थे। उसके हाथ खुद ब खुद अपने मुंह की तरफ गए। क्या यह हकीकत है? उसके मुंह से बेसाता निकला। हाँ, यह हकीकत है। कान के करीब सरगोशी। वो सुनती मुस्कुरा दी। क्या ये सब मेरे लिए है? वो भी सरगोशी में बोली। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है और भी बहुत कुछ है। उसका रूह अपनी तरफ करते बोला और परी हाँ में साइलाती मुस्कुरा कर उसके सीने से लगी और वो मुस्कुरा कर उसके बालों पर अपने लब रखते और उसे ऐसे ही साथी आबशार के साथ लाया। वहां पर लड़ती फूलों की लड़ियों को हटाकर अंदर डाल हुआ। एक बार फिर परी का मुंह खुल गया। इस तरह सिर्फ सिर्फ ऊपर से गिरती रुई ना बर्फ थी। वो बेचैनी से शायरी को देखने लगी। परी इशारा मिलती उसके हसार से भागी। ये एक हैरत अंगेज मंजर था। उसे अपनी किस्मत पर यकीन होना मुश्किल हो गया था। हंसी वो अपनी किस्मत पर रोती थी और आज खुश हो रही थी। बर्फ उसके ऊपर गिरने लगी और वो झूमते हुए बाजू फैलाकर सर ऊपर करके गोल गोल घूमने लगी। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि आज अगर उसे साथ ना आती तो ये सब मिस कर देती, पर उसकी गलतफहमी थी। ठंडी ठंडी बर्फ उसके चेहरे पर गिरती उसकी रूह तक को सुकून पहुंचाने लगे। मरी की बनिस्बत यहाँ पर इतनी ठंड नहीं थी, सिर्फ बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। सूरज स्लीवलेस गाउन में और जूनती बर्फ और फूलों की मलका ही लग रहे थे। अचानक उसे शायरी का ख्याल आया। उससे अपनी खुशी में वो तो उसे भूल ही गई थी। एकदम रुककर वो सामने देखने लगी जहाँ पर वो आंखों में मोहब्बत का जहां बसाए उसे देख रहा था। परी के देखने पर वो मुस्कुरा दिया। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? नहीं, आपने कहा था नेक्स्ट टाइम दोनों साथ एंजॉय करेंगे। वो उसे उसका वादा याद दिलाने लगे। तुमने मुझे बुलाया ही नहीं, वो कांधे झुकाकर अफसुदगी से कहने लगा, जिस पर परी शर्मिंदा सी होगी। सॉरी, आइए ना। वो अपनी गलती मानते हुए उसे बुलाने लगी और शायरी मुस्कुराहट रोक के उसकी जानब आया और मुकाबले रुक कर उसकी आस्तीन ने ऊपर कोने तक मोड़ी थी और पाँव उसकी तरह नंगे थे। ब्लैक पैंट और सफेद शर्ट में वो उसे अपना प्रिंसेस लगा था। ये सोच आते ही वो शर्मा कर नजर झुका गई। बुढ़ी आंखों ने उसका एक एक तासा बागोर देखा और फिर मुस्कुरा दिए अनमोल चमक के साथ। परी इस फसू हेस खामोशी से घबरा कर लब काटने लगी और शायरी की नजरें भी
अपने मरकज बदलने लगे। शायरी के हाथों की उंगलियां उसके सफेद नाजुक बाजू पर फैलने लगी। परी कब कपास से गई थी और बुखलाकर एकदम पीछे खिसके। हम खेलें? वो हलक तरह करती बोले। खेलें? शायरी ने मुस्कुराकर पूछा, जिस पर परी ने इस बात में सर हिलाया तो शायरी ने बर्फ उठाकर उसके नाजुक सुरख रुखसार से लगाया, जिस पर परी खिलखिला उठी। ऐसे नहीं, वो कहती उसे बर्फ का गोला मारकर मारा, जिस पर वो हंस दिया। अच्छा ऐसे कहते खुद सिर्फ उसे डराने के लिए बर्फ उठाने लगा। जब परी का मदम कहका लगाती नहीं करती भागी। जब सफेद दीवार नुमा दरवाजे पर हाथ रखकर हंसने लगी, उसके बाजू पर दरवाजा पीछे को खिसका, वो घबराकर दूर होते हुए देखने लगे। एक बार फिर वो खिलखिलाकर शायरी का अंगूठा दिखाती हुई अंदर भाग गई और शायरी कंधा चुकाकर हंस दिया। परी जहां आकर सूरज चेहरे से सर झुका गई। वो एक रूम माँ जगह थी जहाँ पर फर्श पर सूरज गुलाब की पत्तियां बिछी हुई थी, जिस पर उसके कदम रखे हुए थे, और एक शीशे की मेज पर बड़ा सा चॉकलेटी केक रखा हुआ था और उसके आसपास गुलाबों के साथ ही मुख्तलिफ चॉकलेट रखे, जो कि शायद उसने कभी देखे भी नहीं होंगे। और सामने ही जाजिद साइड बेड, तीनों तरफ से सूरज पड़ते और सूरज गुलाबों से हार्ट शेप में बना दरवाजा नुमा जहाँ उसे बैठ जाने का रास्ता था, और हर तरफ कैंडल्स चल रही थी जिनकी रोशनी हर कोने को रोशन करती। वो अपने चाह पसीना होते हुए हाथों को मसलने लगी। चेहरे इस माहौल से सुरख पड़ने लगा, आंखों में शर्म हयासी नाचने लगी। जब पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज आई, उसकी टांगे कांपने लगी। रीढ़ की हड्डी में सुसराहट से फैली। वो जैसे जैसे कदमों की चाप करीब आते सुन रही थी, वैसे वैसे कपाने लगी। हाथ पांव सर से होने लगे। हर तरफ से अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी, जिसकी हर धड़कन में शायरिया का नाम था। वो उसको कोसने लगी कि वो अच्छी हासिल खेल रही थी, क्यों शायरी को पुकारा। शायरी मुस्कुराहट रोके उसकी कपकपाहट को देखते हुए करीब पीछे हुआ था। उसके कान से बाल हटाकर सरगोशी में बोला, खेलें? परी उसकी नरम तेज सांसों और मैनी हेस्ती के सरगोशी पर सिमर से गई और खुद की हालत से घबराती हुई एकदम मुड़कर शायरी के सीने में मुंह छुपा गई। और शायरी हंसता हुआ उसके गिर्द अपना हसार डालने हाथ की मदद से उसे रिलैक्स करने लगा और परी उसकी छड़ को मुट्ठी में मजबूती से पकड़ने लगी। जब शायरी ने आहिस्ता से उसका चेहरा ऊपर करके बोला, रिलैक्स जानम, कुछ नहीं हुआ, डरो नहीं, वो सब ठीक है। वो उसके नॉर्मल करता हुआ चॉकलेट केक की तरफ लाया और उसे वहां पर रखी हुई चेयर पर बिठाया। परी लाल चेहरे सर झुकाए बैठी थी। जब कुछ देर शायरी घुटनों के बल उसके मुकाबले करीब बैठा, उसके नाजुक हाथ अपने हाथ में लिए उसके गरमाइश पहुंचाने लगा और परी उसके चेहरे को देखने लगी, जिसके माथे पर सिल्की काले बाल बिखरे थे। उसके दिल में शदीद हवाश थी कि वो उसे अपने हाथों से छुए। कौन था ये शख्स? जालिम, जलाद, दियो या एक कठपुतली जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी, जो सिर्फ एक मिट्टी की बनी सांसें लेता एक वजूद था, जिसके अंदर उसने हर एहसास डाला। कमतरी, नफरत, खौफ, मोहब्बत, जिद, चिढ़ना, हंसना, रोना, सोचना, सुनना, सबसे बढ़कर बोलना। वो जो किसी के सामने बोलने से डरती थी, खासकर उसके सामने जो पहले उसके बोलने से चिढ़ता नफरत करता था और अब उसका दीवाना था। उसके बोलने पर वह खामोश उसके सुनता, उसका बोलना पसंद करता था। अब तो शायद उसका जुनून थी, उसकी आशिकी थी, या उससे भी बढ़कर। वो उसे समझ नहीं पा रही। वो खुद पर जरूर समझ गई थी कि उसे शायरी मलक से मोहब्बत है, जो कभी उससे नफरत का दावा करती थी। सोचते कब उसकी आंखें नम हुई, महसूस न कर पाई और कुर्सी उतर कर उसके सामने बैठी उसके मुकाबले बैठी। शायरी उसकी नम आंखों पर परेशान हो गया था। उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ जानम? क्या अभी भी डर लग रहा है? उसके स्वापा पर नफी करती उसके माथे से अपने छोटे हाथों से बाल हटाने लगी और करीब आकर उसकी पेशानी पर अपने नाजुक लब रखकर शर्माती हुई चेहरा उसके सीने में छुपा गई। अरे कुछ पल तो वो समझ ना सका और जैसे शौक में था, पर जब उसकी बुलंद धड़कनें खुद में महसूस करता जोरदार कहका लगा उठा और मोहब्बत से उसे खुद में बीच लिया। बस इतनी सी जान है, कुछ करो तो ठर ठर कांपने लगती हो। उसकी बापा पड़ी मुस्कुरा दी जब उसे दूर करके उसका चेहरा देखने लगा। ऐसे ना देखें, उसके चेहरे पर अपने हाथ रखकर बेबसी से इल्तिजा करने लगी। जब वो फिर हंसा, क्यों ना देखूं? उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर गंभीर आवाज में पूछने लगा, मुझे शर्म आती है, वो लब करती ब्राइबी आवाज में बोली और शायरी सिर्फ उसकी जानलेवा अदा पर गहरा सांस लेकर आ गया। वो उसे उठाकर खुद भी उठा, उसके पीछे आकर उसके दोनों ने केक काटा और वो टुकड़ा पड़ी के मुंह में डाला और कान में बोला, चॉकलेटी क्वीन, अब जितना खाना हुआ खा लो, मैं नहीं रोक रहा। उसके कान की लो को चूम लिया और पड़ी बेतरतीब धड़कनों के साथ ही पीछे खिसकी। शायरी खामोश से अपनी आंखों में स्माइल चॉकलेट खाते देखता रहा और परी को खाते हुए अचानक शर्मिंदगी से महसूस हुई। उसे शायरी को तो कहा नहीं था खाने का। फिर सूरज चेहरे से उसे देखकर बोली, आप खाएंगे? शायरी उसके चेहरे के तासरात और चॉकलेट से पहले मुंह को देखता हुए महसूस होने लगा। तुम हर बार मुझे भूल जाती हो, वो कुछ मायूसी और अफसुदगी से बोला और उससे ही यहाँ वहां पर नजर धुनाने लगा। सॉरी, वो कहती केक का टुकड़ा लिए हुए उसकी जानब मुड़ी, जिसे देखकर शायद ने सवाल लिया, आईब्रोज खाएं? परी उसके मदम सवाल पर उसके सवाल पर मदम सा बोली और शायरी मुस्कुराता हुआ उसके हाथ से केक लेकर वापस टेबल पर रखा और उसे खींच कर खुद पर गिराया। ऐसे नहीं जाना, मुझे ऐसे फीके लगेगा। उसे चॉकलेट से छुपे हुए लबों पर अपनी हमार सुदबा नजरें कर बोला।
परी बुखला सी गई। अभी वो कोई मजामत करती कि शायरी ने उसके बालों को आहिस्ता से अपनी मुट्ठी में जकड़ा। परी की आंखें फट गई थी शायरी के ऐसा करने पर उसे बालों में दर्द तो नहीं हो रहा था, क्योंकि शायरी की पकड़ बहुत ही नरम थी। उसे तो शायरिया के इरादे बुखला गए थे। शायरी ने जब उसका सर ऊंचा किया तो परी ने आंखें मींची और अपने हाथों को उसकी शानों पर रखा। कमरे में कैंडल्स की मदम रोशनी माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। सूरह गुलाबों की खुशबू और फजो हेज खामोशी हर चीज को संग गुनगुनाने पर मजबूर कर दिए। शायरी उसकी लदश करती हुई आंखों को देखकर उस पर झुका और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। परी की सांसें बिखरने लगी। जिन्हें शायरी समेटता गया था, उसका दूसरा हाथ आहिस्ता से बाल से सिरकता हुआ नीचे डोरियों से उलझने लगा। जब वो घबरा कर बदहवासी उस पर दूर भागी और शायरी उसके अचानक ऐसे करने पर मुस्कुरा दिया। वो दूसरी तरफ रुख किए अपनी बिखरी हुई सांसें दुरुस्त कर रही थी। उसके हाथ पांव या होने लगे थे और टांगों में भी लर्जिश शुरू हो गई थी। वो अपने सीने से भीगे हुए हाथों को देखती खुद में सिमटने लगे जब पीछे से शायरी ने उसे अपने बाजू में उठाया। शायरी, परी के मुंह से हल्की सी बड़बड़ाहट निकली। वो बहुत ही नर्वस हो रही थी। शायरी उसे गले से लगाए हुए कान में बोला और उसे लिए हुए हार्ट शेप गुलाब से सजे हुए बैग पर लाया, उस पर डाला। मुझे डर लग रहा है, वो गुट्टी आवाज में बोली। अलबत्ता आंखें बांधी शायरी की तेज गर्म सांसें उस पर महसूस करती वो गुलाब समेत बेडशीट को अपनी नाजुक मुट्ठी में जकड़ने लगे। रिलैक्स, उसके बालों में उंगलियां चलाता उसे रिलैक्स करने लगा। परी उसके लब अपनी शायरा पर महसूस करती उसमें सिमट गई और शायरिया उसके इकरार पर सरशार सा होकर उस पर अपनी मोहब्बत की बारिश करने लगा। वो जैसे जैसे सिमटने लगी थी, शायरी उसे खुद में समाने लगा और परी खुद को शायरिया के नाम करती उसकी सीने पर सर रखकर आंखें मूंद गई और शायरिया उसके पूर पर अपनी मोहब्बत की बारिश करता, उसके कान में सरगोशियां करता उस पर वाज़िया करा था कि वो उसके लिए कितनी अहम है। उस पर अपनी तमाम तर शिद्दतें और चाहते लुटाने लगा। उसे अपने हर अंदाज से जुनूनियत दिखाने लगा। आज पहली दफा एक मासूम सी परी ने देव को अपनी कैद में कर लिया था। आप चोर हैं, मेजर नहीं। परी ने जब शायरी को अपना क्लिप बालों में लगाता देखकर मुंह बनाकर बोली। उसकी बात पर शायरी के हक्का लगा उठा। मैं और भी बहुत कुछ हूँ। उसके बालों में क्लिप लगा हुए पीछे से अपनी गिरफ्त में लेकर बोला और मुंह उसकी गर्दन में छुपा गया। मैं नाराज हूँ, आप मुझे हूर के वलीमे में भी नहीं लेकर गए। वह जबरदस्ती उसकी गिफ्ट से मिचलते हुए दूर होती हुई बढ़ाई हुई आवाज में बोले। शायरी खामोशी से उसकी कार्रवाई देखने लगा, जो पैरों में पहनी हुई एनकट की मदर आवाज के साथ चलती हुई सुबह पर बैठ गई और पैर में पहने हुए पिंक शूज को दूर फेंका और कलाई में शायरी के पहनावे ब्रेसलेट के अलावा कंगन, दुपट्टा, क्लिप, हर चीज को फेंकने लगी हमेशा की तरह। शायरी भी खामोशी से साथ बैठा, जेब से चॉकलेट निकालकर खाने ही वाला था जब वो गुस्से से झपटी। दो मुझे, उसके हाथ से लेकर गुस्से में खोल कर खाने लगी और शायरी उसके गुस्से से खाने पर हंसने लगा जब वो उसे अपनी नम करे आंखों से देखने लगे। और है, वो अपनी सुर हथेली फैलाकर बोली। मकसद खुद का उबलता हुआ गुस्सा खत्म करना, पहले मुझे ये तो खाने दो। वो सभी तरफ खींच कर गंभीर आवाज में बोला और परी शर्माए से ब्लश करती हुई उसके सीने में मुंह छुपा गए। 9 साल बाद। मुस्तफ़ा बेटा खाना खा लो। नौशीन खाने की ट्रे लिए कमरे में दाल हुई और मुस्तफ़ा से कहने लगी, जो कि शायद कमरे में था भी नहीं। उफ, ये लड़का। वो कहती हुई ट्रे टेबल पर रखती हुई रूम की बिगड़ी हालत दुरुस्त करने लगी, जो कि शायद उसके गुस्से का इजहार था। और गुस्सा किस वजह से था, ये उसके गायब होने की जगह बता रहा था। 8 साल पहले इल्ताफ साहब के वफात के बाद परी ने मुस्तफ़ा को अपने साथ इस्लामाबाद ले जाने का कहा, पर उसने मना कर दिया और बिल्कुल मुंह मोड़कर अपने फैसले से 1 इंच भी न हटा। परी रोती हुई उसे मिन्नतें करने लगी, पर वो ना माना और यहीं पर मलक मिलना मेरा गया। नौशीन को कोई औलाद ना हुई तो उसने मुस्तफ़ा को अपनी औलाद मान लिया और उसे अपने साथ फ्रांस विला लिया, जिस पर वो कुछ ना बोला और आहिस्ता आहिस्ता हसन और नौशीन को अपने माँ बाप के रूप में मानने लगा। हसन उसे बहुत ही प्यार करता था और ये तस्वर भी नहीं करते थे कि उनकी सगी औलाद नहीं है। वो उसे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर मोहब्बत देते थे और आज वो फ्रांस विला का बड़ा बेटा था। मुस्तफ़ा भी उसने बहुत ही मोहब्बत करता था, पर जब परी मलक विला या फिर फ्रांस विला आती तो गुस्सा हो जाता और कहीं छुप कर उसे देखता लेता, पर परी को देखने ना देता। खुद को वह तड़पती हुई रोती वापस चली जाती। शहरियार उसे कभी इस बात का जिक्र ना करता, वरना वो तो ना जाने उसके यूं तड़पने पर मुस्तफ़ा का क्या हाल करता कि वो जान जाती। क्या हुआ है बेगम, खाना खाया मेरे जिगर ने? हसन भी रूम में आते हुए बोला। वहां पर मुस्तफ़ा को ना पाकर कमरे की हालत देखकर हंस दिया। ये तुम सफियान से कहती नहीं हो कि हूर हया को ना डांटे, उसकी वजह से हमारे जिगर की प्रिंसेस रोती है और वो उसका गुस्सा हम गरीबों पर निकालता है। हसन सोफे पर बैठकर कमरा समेती नौशीन से बोला, मैं क्या बोलूं, आप खुद देखिए ना, इतनी सी है और बाहर जाकर बच्चों को मार पीट कर आती है कि अब जो भी होगा मुस्तफ़ा देख लेगा। आज सुबह भी स्कूल से भागा बहना काट के रोने लगी। जब सफ़ी भाई ने उसकी नकली आंसू देखकर पागल पिघल गया तो सबके जाने के बाद चुपचाप बाहर चलेगी और बाहर जाकर हमैदा
कि बेटी को पीट कर आई। अब जब वो रोती हुई घर में दाखिल हुई तो पहले ही रूम में पड़ी है। इस बच्ची के सर से खून निकाल दिया। वजह सिर्फ ये थी कि उसने मुस्तफ़ा की दी हुई साइकिल को छुआ। अब इतनी सी बात पर कोई ऐसा करता है? पर ना जी, यहाँ तो किस्सा ही उल्टा है। नौशीन फिक्रमंदी से 5 साल हया की सारी कारस्तानी बताने लगी और हसन हंसने लगा। अब हंसी ना, जाकर एक का गुस्सा काम करे, दूसरी की जुल्म की दास्तान सुने। अब की बार वो खुद भी हंसती और दोनों हया के रूम की तरफ हुए जहाँ पर उनका जिगर मुस्तफ़ा अपनी प्रिंसेस के जुल्म की दास्तान पर बिफरा बैठा उसे चुप करवाने की कोशिश कर था और वो ड्रामा क्वीन उसकी हमदर्दियां समेटती मसनूई हिचकियां ले रही थी। तुमने मेरी प्रिंसेस को क्यों डांटा चश्मे? सफियान हया को चुप करवाता और मुस्तफ़ा उसे खाना खिलाता रूम में आकर गुस्से में बैठी हुई हूर से पूछने लगा, आप अपनी ड्रामा प्रिंसेस को छोड़कर जरा इस बच्ची पर ध्यान दे, जिसकी बुहार में हालत खराब हो गई है। उसे पता था सफियान के आते ही सवाल, इसलिए पहले ही गुस्से में बड़ी बैठे हुए थे। मैंने उसे इलाज के लिए पैसे दिए हैं और माफ़ी भी मांगी है। वो उसे गुस्से में देखकर लाइन में आया। यूं रोज करते हैं, हर दूसरे दिन वैसा करती है और आप ऑफिस या घर आकर उनसे माफिया मांगते रहते हैं। कुछ करो इस लड़की का। सफियान सब घर वालों ने मिलकर उसे सर पर बिठा दिया और सबसे अव्वल नंबर एक तो तुम और दूसरा उसका वो सुपर हीरो मुस्तफ़ा। वो गुस्से में गुराई। हकीकत ही थी, हूर रोज उसे समझाती कि ऐसी हरकतें ना करे और उसके सामने जोरों शोर से गर्दन हिलाती, ऐसा सबक करती कि इसके अलावा कोई समझदार और लायक बची नहीं। पर स्कूल जाकर वो अपने कारनामे साथ लाती। कभी किसी का पैन ना देने से मारा और कभी उसके सुपर हीरो के खिलाफ कुछ बोला। कुछ नहीं यार, इतना परेशान ना हुआ करो, बच्ची है, अक्ल आ जाएगी, इंशाल्लाह बहुत समझदार होगी मेरी शेरनी। बस करें, ये रोज सुनती हूँ। और प्लीज मासूम तो ना बोले, अगर आपकी नालायक बच्ची के साथ हाथ में तो एक दिन मैं ही मुझे पागल कर देगी। सफियान बेचारा हमेशा अपनी मासूम शेरनी के खिलाफ अपनी जानब के मुंह से अल्फाज सुनता, नाइट ड्रेस लेकर बाथरूम में घुस गया और पीछे बेजान चीजों को जख्मी करते उसकी चीखें सुनता रहा। खुद काम है जो मेरी मासूम बच्ची के बारे में कहती है। वो हड़बड़ाता हुआ बाहर आया और बेड पर मुंह फैलाए बैठी अपनी चिशमिश को देखकर सर को जाने लगा। आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल हो। दूसरा बैग को उसे अपने ऊपर गिराता हुआ उसका गुस्सा कम करने लगा। मुझे मस्के ना लगाओ, समझ रही हो, वो खुद को छुड़वाती हुई बोली। चोर भी, अब गुस्सा आओ तो मैं लव स्टोरी सुनाओ। वो उसे बेड पर गिराता हुआ ऊपर झुककर हमेशा वाली बात करने लगा। सुनी है आपकी ये फालतू कहानी, एक चिशमिश और एक प्रिंसेस की। वो उसे हाथों की मदद से पीछे करती हुई बोरियत से बोली। हाँ, चलो आज इस चिशमिश को भी प्रिंसेस बनाता हूँ। वो कहता वो उसके दोनों हाथ पकड़ कर उसके गर्दन पर झुक गया और अपने होंठों से छूता हुआ काम में कहानी सुनाने लगा। और उसकी हमेशा वाली कहानी पर वो सुर टमाटर होती खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। हाँ, सब नाकाम। वो कहका लगाता हुआ उसकी कमजोर सी मजामत को नाकाम करता हुआ उसकी सांसें रोक गया और हुर बेचारी हमेशा की तरह एक ही स्टोरी सुनती हुई उसकी शिद्दतें जीने लगी। मामा आप देखा, मैं इस चिपकली को नहीं छोड़ूंगा। 8 साल शिरोज 5 साल प्रिया की तस्वीर देखते हुए अपनी बुरी आंखों में गुस्सा लिया सुनहरी आंखों वाली प्रिया को देखता हुआ बोला। मिशाल उसके पास बैठी हुई हंसने लगी। दराबे मुस्कुराहट रोके फाइल देख रहा था। पर बेटा इस बार क्या किया प्रिया ने? मिशाल सूरज सफेद चेहरे को देते हुए बोली। मामा किया नहीं किया वो बोलो, क्या नहीं किया वो बोलो। अच्छा ठीक है मेरे शेर बताओ, क्या नहीं किया हमारी प्रिया ने? दराबी संजीदा सा होकर पूछने लगा। अपनी स्वीटी से बात कर रहा था कि ये छिपकली उसे मोबाइल छीन कर बोली कि यहाँ पर जानवर कॉल ना करे, मेरी मासूम बहन डर जाती है। तो मैंने कहा शेर तो चाचू को भी कहते हैं। तो बोली खबरदार, मेरे अपने बंदर जैसे मुंह से मेरे पापा का नाम लिया और मुझे बहुत सी धमकियां देकर कॉल काट गई। अब आप बताएं मैं कहाँ से बंदा लगता हूँ? अपना चेहरा दोनों दाएं बाएं करके दिखाता हुआ बोला और इन्हें देख कर लगा ये कितनी ज्यादती करती है मेरे साथ। ये तो वाकई गलत किया प्रिया ने। मिशाल अफसोस से बोली, वरना उसका शेर उससे ही नाराज हो जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी उसे हमारे पास लेकर आए, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आइंदा शराफत से शिरोज नाम है तो मेरा नाम नहीं। वो मिशाल को देता हुआ समझाने लगा। शेर ऐसे नहीं बोलते, वो आपकी छोटी बहन है। दराब उसके लफ्ज़ों पर कुछ सहसा बोला। नहीं पापा, मेरी बहन सिर्फ मासूमा है, प्यारी और गुड़िया जैसी, ये चालाक मेंढकी नहीं। वो गुस्से से कहता उसकी तस्वीर वहीं पर फेंका खुद रूम से निकल गया और ये वाज़ह नाराजगी का ऐलान था। मिशाल अफसोस से तो जाता हुआ देखती रही और फिर गर्दन मोड़कर दराब को देखने लगी जो उसे रिलैक्स रहने का इशारा करता खुद उसके पीछे गया। बेड पर पड़ा अपनी नीली आंखों से मसलसल आंसू बहाता 10 साल सालार कमील की तस्वीर को देखते हिचकियां लेने लगा। एक माह हो गया था कमील को गुजरे हुए। ना ही नसीम बेगम के आंसू सूख रहे थे और ना ही सलार के। कमील ने 9 साल पहले अपना बेटा ले लिया था। उसके दोस्त से अपने माँ बाप के हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, जिस पर दोनों से माफ कर दिया था। पहले उसकी हालत खराब थी। वो अपने बेटे को सलार नाम देकर अपने सीने से लगाए पालने लगा और हरदम अपने गुनाह की माफी आंसू के जरिए मांगता था कि उसे उसने नाजायज तरीके से दुनिया में लाया और उसकी माँ भी छीन ले। वो अपने हर लफ्ज हर गुनाह
हर चीज़ डायरी पर लिखता गया, शैलिया के बारे में भी, और ये भी कि लिखा कि वो हक पर था। अगर वो बीच में ना था तो शायद आज वो खुद को अपने हाथों में ख़त्म कर देता। पर सलार वो सब कहाँ समझा, वो तो सिर्फ यही पर रुक गया, कमील और शहरिया की लड़ाई पर, और आगे उसे पढ़ा नहीं गया। यह भी उसे पता लग गया था कि वो एक नाजायज औलाद है। अभी भी उसे समझ ना आया, पर अमेरिका में रहने वाला एक तेज दिमाग बच्चे को कितना अरसा लगता है ये सब समझते हुए। और उसके दिमाग में एक जंग थी शहरियार से। मैं हर हिसाब लूंगा मिस्टर शहरियार, अपने बाप को खोने का भी, और ये सब मैं तुम्हें तिरपार करूंगा तुम्हारी कमजोरी से। वो एक बड़े आदमी की तरह बोलता हुआ खुद से आहत करने लगा। सलार बेटा, हम कार जा रहे हैं पाकिस्तान, तुम्हारी पैकिंग हो गई है, अपने माइंड को फ्रेश कर लो। नसीम बेगम कमरे में दाल होती हुई बोली, और सलार ने जल्दी से वो डायरी छुपा दी और गुस्से से बोला, नो माम, मैं कहीं नहीं जा रहा जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता। उसके साथ अवाब पर नसरीन बेगम हक्का बका रहेगी। पर बेटा, वो अभी आगे कुछ बोलती जब वो दारा, मैंने कहा ना, नो मीन नो। वो टेबल पर रखी हुई फैमिली तस्वीर को दीवार पर मारता हुआ बोला। उसकी नीली आंखों में जैसे खून टपकने लगा था। नसीम बेगम तो जैसे काम कहती हड़बड़ा कर बोली, ओके ओके रिलैक्स, हम तो बस आपके लिए यहाँ से जा रहे थे। जिस पर वह सिर्फ एक नजर फ्रेम पर डालकर बाथरूम में घुस गया। अल्लाह हैर, नसरीन बेगम फ्रेम उठाती हुई बोले। मामा, पापा कब आएंगे? प्रिया बैठ पर मुसम्मा के सुनहरे बालों में उंगलियां खिलाती हुई परी से पूछने लगे। उसकी आवाज पर परी अपने 9 साल के बेटे के हयालू से निकलकर उसको देखने लगी। शहरिया को गए हुए 3 माह हो गए थे, अभी तक अपने मिशन से नहीं लौटा था। आ जाएगा, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, सुबह स्कूल पे जाना है। उसकी आंखों पर हाथ रखती गुस्से से बोली। कब से दोनों को सुलाने की कोशिश करती, हर एक सवाल के ऊपर सवाल करती और दूसरे उसके सवालों पर रो देती। अब तो बड़ी चिढ़ गए थे। तो कब आएगा? मुसम्मा कहती हुई रो दी। उफ, बस बस आ जाएगा कल। वो गहरा सांस लेकर बोली। अपनी 3 साला बेटी मुसम्मा के आंसू साफ करने लगे। वो बिल्कुल परी की कापी थी और शहरियार की जान। वो घर पर होता तो हर लम्हा उससे अपने साथ रहता। प्रिया को भी बहुत मोहब्बत करता था, पर वो बहादुर थी और उसकी निस्बत मुसम्मा डरी सहमी सी गोल मटोल सी गुड़िया और बहुत ही एहसास। वो दोनों के साथ ही परी की भी छेड़छाड़ जारी रहती। जाओ बेटा, अब तुम सो जाओ, उनके पास मैं आऊं। आयमा बेगम कमरे में दाखिल होती हुई आंसू साफ करती परी से बोली। अहमद साहब के जाने के बाद वो शहरिया के पास ही आ गई थी और अब उन्हीं के साथ ही रहते थे। मिशा के साथ आलिया बेगम और हमाद साहब थे। महीने में 1-2 बार वहां से चक्कर लगा लेती। शेरोज को यहीं पर बुला लेती। यहाँ पर उसका और प्रिया का झगड़ा सारा दिन जारी रहता, इसलिए वो अब भी नहीं आता था। शुक्रिया। परी बड़बड़ाई उठी और मुसम्मा चुप होकर दरवाजे को देखने लगी। परी दोनों के सब पर पोसा देकर आस्था से रूम से चलेगी। उसके जाने के बाद दोनों बहनें उठकर जमीन पर घुटनों के बाद बाहें फैलाए हुए बैठे शहरियार के गले लगी उसके चेहरे पर बोसा देने लगे। वो मुस्कुराता हुआ कभी उसकी तरफ किस लेता और कभी उसकी तरफ। पापा, अब मामा से क्यों छुप गए? परिया ने इशारे से पूछा जब वो उसके कान में बोला, सरप्राइज माय डॉल। और टकर टकर देखती हुई मुसम्मा की छोटी नाक को चूम लिया और वो खिलखिला के उसके गले से चिमटी। और प्रिया अपनी मासूम बहन से। आयमा बेगम नम आंखों से यह हसीन मंजर देती हुई उनकी खुशियों की दुआ करने लगी और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते जिंदगी की खुदा से भीख मांगने लगी। शायद सबसे पहले आयमा बेगम से मिला था और फिर यहाँ पर अपनी बेटियों की तरफ आया। पापा तो चले ना मामा को सरप्राइज करने, प्रिया पर जोर से बोली। नहीं पापा के जान, चलो सो जाओ, पहले मामा का बहुत ही सर खा चुकी हो, अब सुबह बात करेंगे। मुसम्मा दोनों के बातों से लापरवाह शायरी की नाक और मुँचों से खेलने लगी हुई थी और सोने का सुनते मुंह फैलाकर अपनी सबस नम आंखों से बुरी आंखों को देखने लगे। शायरी ने उसकी मासूम अदा पर खुद में बीछ लिया और सर पर बोसा देने लगा। फिर दोनों को बेड पर डालकर उनके सोने तक साथ बैठा और दोनों मासूम फूलों को देखने लगा। जब आयमा बेगम बोली, बेटा अब वो दोनों सो गई हैं, तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ। और शायरी स्पा में सर लाकर दोनों के माथे पर अपने लब रखकर उठा और अपनी माँ के हाथों को चूम कर उसकी दवाएं लेता रूम से निकला। आयमा बेगम आयशा से मुसम्मा के साथ लेट गई क्योंकि वो रात को डर कर उठ जाते थे। शहरियार आशा से रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और वापस बंद करते मुड़ा तो सामने लैंप की मदम रोशनी पर पड़ी आंखें मौंदे पड़ी थी। करीब जाने पर महसूस हुआ तो उसकी गन्नी पलके भीगी हुई थी। शहरियार की गनी मुझे तले लाबी नब मुस्कुरा दिए। आप इस पर बहुत लेट आए, वो अपनी भीगी आंखें साफ करते बोली। सॉरी जानब। वो मुस्कुराता हुआ शूज उतारकर माजत करने लगा। मुझे आपकी बहुत याद आई। वो फिर बोली, मुझे भी, शायद तुमसे ज्यादा। वो अपना नाइट ड्रेस निकालकर मोहब्बत से बोला, नहीं मुझे ज्यादा नहीं, मैंने बहुत मिस किया आपको। वो उठकर बैठी और बाथरूम में जाकर देखकर पीछे से गुस्से से बोली। वो सिर्फ मुस्कुरा दिया, वो तो खुद ही जानता था कैसे दूर रहता है उसे। उन्हें देखते हुए भी बेचैन सा रहता था। वो फ्रेश होकर बाथरूम से निकला। ब्लैक ट्राउजर में और शर्ट ना पहनने की वजह से उसका कसरती चौड़ा सीना नुमाया था। उस पर अपना नाम आबो ताम से जगमगा रहा था।
जैसे उसे कई बार लिखा गया था नाम मिटाने के लिए। और परी ने जब शुरू में देखा तो चीखे मार कर रोने लगी। तब शायरी ने उसे मोहब्बत से समझाया और खुद में समेटा। परी देखकर सर झुका गई और शायरी को तौलिया को फेंकता बैठ पड़ाया। आपके लिए खाना लाऊं? वो उसके करीब देखकर हमेशा की तरह नर्वस होते हुए घबराती हुई बोले, नहीं मुझे भूख नहीं है, सिर्फ ये बताओ कितना मिस किया। वो उसे अपने सीने पर गिराता हुआ उसके गिर्द अपना हाथ डालकर संजीदा सा गोया हुआ। परी उसके सीने पर सर रखकर आंखें मोती पुरसकून से बोले, बहुत से भी ज्यादा। उसके कहने पर शहरिया ने आयशा से बालों को खोला जो कि लड़कर दोनों पर बिखर गए और उसे बैग पर उल्ट कर उसके ऊपर झुका। और मुंह से ज्यादा नहीं उसे गुस्सा दिलाने लगी और सच में उसकी छोटी सी फुली हुई नाक नथले फूने लगे। नहीं करती आपसे बात। वो दोनों हाथ में मुंह छुपाकर रूठी से गोया हुई। ऐसे कैसे? हाँ, वो कहता उसके हाथों को पकड़कर बैट से लगा गया। अभी वैसी नाजुक जान हो जाना। वो सरगोशिया कहते हुए उसकी शर्टा को होंठों से छूने लगा हंसाने के लिए। उसे पता था उसकी मुछों की चुभन से वो खिलखिला जाती है और अभी ऐसा ही हुआ। परी उसके गुदगुदाने पर लम्स पर खिलखिलाने लगे। कमरे के हवानाक माहौल में शहरियार की परी की खिलखिलाहट गूंज रहे थे। याद है ना अभी भी कि मेरे 18 बच्चे आने वाले हैं? शायरी शरारत से बोला। उसकी रोनी सूरत देखकर कहका लगा कर उठा, हा 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 हा।